मैंने वीडियो ऑन कर ली है और अब हम आ जाते हैं अपने लेक्चर के ऊपर। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने DMVPN जो है उसको पढ़ा था और दो सेशंस उसके ऊपर हुए हैं। मैंने अपने ये लैब से हट के यानी एग्जाम क्वेश्चन से हट के आपको DMVPN करवा दिया था और इतना करवा दिया था कि आप इजीली अपने लैब के क्वेश्चंस को समझ भी सकेंगे और उसे सॉल्व भी कर लेंगे। तो आज हमने क्या करना है जी, सेक्शन 3 के दो सवाल पहले हम सॉल्व कर चुके हैं। आज 3.3 और 3.4 को सॉल्व करेंगे। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो हैं वो DMVPN पे ही बेस्ड हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन 3.3 है वो तो आप लोगों के लिए बेहद आसान होगा, क्योंकि आपको जो मैंने लैब करवाई थी DMVPN की वो थोड़ी सी इससे भी बड़े स्केल की थी, इससे भी बड़े साइज़ की थी। तो ये तो मतलब उसके मुकाबले में आसान ही है। तो 3.3 के लिए जो डायग्राम है वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये जी राउटर 17 सॉरी राउटर 17 ये आपको दिखाई दे रहा है। ये इसको बनवाएगा NHS और उसके साथ 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 राउटिंग हब, ठीक है। और ये जो आपके R18 और R19 है ये बनेंगे NHC और राउटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्पोक्स, ठीक है जी। तो इतनी सी टोपोलॉजी आपकी और आपने इससे बड़ी टोपोलॉजी जो है वो सॉल्व की थी। अच्छा, इसके अंदर आपको पता है ये जो आपकी तीन ब्रांचेज हैं, लेट से इन तीन ब्रांचेस के दरमियान इंटरनेट होता था एक, ठीक है जी। और डेफिनेटली वो सर्विस प्रोवाइडर का काम है आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी कराना। तो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर मौजूद है पहले से। ये इंटरनेट का काम ये दरमियान में जो ऑटोनोमस सिस्टम 20003 है वो करेगा और वो ये काम बिल्कुल कर रहा है। आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं वो ये काम कैसे कर रहा है। आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि ये जो AS20003 है ये R17 की तरफ भी, R18 की तरफ भी और R19 की तरफ भी एक डिफ़ॉल्ट राउट इंजेक्ट कर रहा है। आपको याद होगा तो बस डिफ़ॉल्ट राउट ही चाहिए और क्या चाहिए। तो आप इसके बाद क्या होगा, जो R17 का पब्लिक IP है वो उस डिफ़ॉल्ट राउट की वजह से रीचेबल होगा R18 और R19 के ऊपर, और इसी तरह R17 और 19 के पब्लिक IP 18 के लिए रीचेबल हो जाएंगे, 19 के लिए R17 और R18 के पब्लिक IP रीचेबल हो जाएंगे इस डिफ़ॉल्ट राउट की वजह से, जो कि आपको ऑटोनोमस सिस्टम 20003 की तरफ से पहले से मिल रहा है। अच्छा, अब एक चीज़ का आपको यहाँ पे ख्याल रखना है, लाइक हमने जो DMVPN पहले कॉन्फ़िगर किया उसमें VRF वगैरह का कोई चक्कर नहीं था। वो सिंपल ग्लोबल टेबल के अंदर सारी राउटिंग हो रही थी। ग्लोबल टेबल में आपके पब्लिक IP थे, वहीं पे आपके प्राइवेट IP, सब कुछ वहीं पे मौजूद था। लेकिन इस हमारे सिनेरियो में बस एक माइनर सी चेंज ये है कि ये जो R18, R19 और R17 का जो पब्लिक इंटरफेस है वो आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता है कि वो VRF लोकल SP में है। और जो आपको ये ऑटोनोमस सिस्टम 20003 यानी हम कह सकते हैं इंटरनेट से जो डिफ़ॉल्ट राउट मिल रहा है वो भी उसके VRF में आ रहा है और BGP से आ रहा है। और ये वही डिफ़ॉल्ट राउट है जिसको आपने लीक भी कराया था VRF से ग्लोबल टेबल के अंदर, ठीक है। और ग्लोबल टेबल में उस डिफ़ॉल्ट राउट का मुकाबला उस EIGRP वाले डिफ़ॉल्ट राउट से हुआ था जो ऊपर से आ रहा था, और अल्टीमेटली जो EIGRP वाला था वो विनर हो गया था, ठीक है। वो अब सेपरेट स्टोरी है। अब यहाँ पे ग्लोबल टेबल के अंदर क्या चल रहा है उसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे सारी कहानी VRF के अंदर होगी जो होगा VRF के अंदर होगा, ठीक है जी। यानी आपकी जो जो टनल का सोर्स है, जो आपकी टनल की डेस्टिनेशन है, और इनफैक्ट जो आपकी टनल भी अब बनेगी वो उस VRF के साथ एसोसिएटेड होनी चाहिए, ठीक है जी। और यानी जो आपकी अब टनल बनेगी उसका ताल्लुक भी फिर अल्टीमेटली VRF के साथ आपको बनाना पड़ेगा। ये एक माइनर सा डिफरेंस है क्योंकि वो टनल का सोर्स और डेस्टिनेशन वो भी आपके इस हमारे केस में VRF के साथ ऑलरेडी एसोसिएटेड है। हमने करना नहीं है, वो तो ऑलरेडी है, हम कर चुके हैं ये काम पहले से। और वो डिफ़ॉल्ट राउट भी जो आ रहा है वो VRF के अंदर ही आ रहा है जिसके थ्रू ये पब्लिक IP इनके आपस में रीचेबल हुए हुए हैं। तो बस इस छोटी सी एक चेंज का हमें ख्याल रखना पड़ेगा, अदरवाइज बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही है। अब मेरा ख्याल है इसके बाद हम सवाल पढ़ते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं।
तो ये है जी आपके सामने क्वेश्चन, ये मैंने नीचे ओपन कर लिया है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में अब क्या पूछा गया जी हमसे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। कन्फिगर डीएम वीपीएन फेज 3, मेरा ख्याल है इससे और क्लियर कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है। उसने कितने वाजे तौर पे कह दिया डीएम वीपीएन फेज 3 कन्फिगर करना है, और अब आपको ये पता है फेज 3 क्या होता है, ये मुझे नहीं एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फेज 3 में आप जानते हैं कि स्पोक टू स्पोक डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है, और ये कम्युनिकेशन पॉसिबल जो है वो NHRP की वजह से होती है। और NHRP आपके राउटिंग टेबल को नहीं बल्कि जो सेफ टेबल है उसको ओवरराइड कर देता है, उसमें आपके नेक्स्ट हॉप को चेंज कर देता है। ये सारी स्टोरी अब आप जानते हैं। इन द ACME एशिया पैसिफिक रीजन एज पर द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट, हमें पता है कि हमारे 18 और 19 जो स्पोक्स हैं जिन्होंने आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेशन करनी है उनका ताल्लुक वो एशिया पैसिफिक रीजन के साथ है। ठीक हो गया। फिर कहता है यूज द प्री कन्फिगर्ड इंटरफेस टनल 0। चलें, अच्छी बात है, हमें एक टनल इंटरफेस नया क्रिएट नहीं करना। वो कहता है मैंने आपके लिए टनल 0 पहले से बना दिया हुआ ऑन ऑल 3 राउटर्स इन ऑर्डर टू अकॉम्प्लिश दिस टास्क। ये तो उसकी मेहरबानी है, उसने एक टनल 0 इंटरफेस क्रिएट कर दिया, ठीक है। लेकिन जाहिर है टनल के फिर आपको पता आगे पैरामीटर्स भी हैं, वो तो उसने नहीं कन्फिगर किए होंगे, वो हम देखेंगे। फिर कहता है जी R17 मस्ट बी द हब राउटर, ठीक है, डायग्राम से भी पता लग रहा है और उसने क्लियरली मेंशन भी कर दी है कि R17 हब राउटर बनेगा। R18 एंड 19 मस्ट बी द स्पोक एंड मस्ट पार्टिसिपेट इन NHRP इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, यानी उनके ऊपर भी NHRP हमें रन करना है। वो हम जानते हैं, उसे बताने की जरूरत नहीं भी थी, वो सिर्फ फेज 3 लिख देना भी काफ़ी था उसका। फिर उसने एक लाइन लिखी है डिसेबल सेंड ICMP रीडायरेक्ट मैसेज ऑन ऑल 3 टनल इंटरफेसेस। ये लाइन वो अगर ना भी लिखता तो कोई इशू नहीं था, ठीक है। लेकिन इस लाइन का क्या मतलब है, ये ICMP रीडायरेक्ट मैसेज क्या होते हैं, ये मैं आपके साथ अभी शेयर कर लेता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन जो भी है हमने इनको डिसेबल ही करना है, ठीक है जी। और वैसे बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल्ड ही होते हैं, लेकिन उसने कहा आपने सिर्फ मेक श्योर करना है कि ये डिसेबल्ड हो। अगर नहीं है डिसेबल्ड, iOS के वर्जन के साथ वेरी कर सकता है, किसी के अंदर डिसेबल्ड हो किसी में ना हो। लाइक आपने अब वो देखे ना टनल 0 इंटरफेस ऑलरेडी क्रिएटेड है, हो सकता है उस पर ICMP रीडायरेक्ट मैसेजेस ये जो भी होते हैं ये इनेबल हुए हों, तो उसने कहा आप मेक श्योर करें कि ये डिसेबल हो, तो हम कर देंगे डिसेबल, ठीक है जी। अगर ऑलरेडी डिसेबल्ड है तो हम फिर कमांड दे के एक दफ़ा तसल्ली कर लेंगे, इनको डिसेबल कर देंगे, ठीक हो गया जी। तो देखते हैं ये है क्या। उसके बाद और क्या कहता है, चले मेरा हाल ही ICMP रीडायरेक्ट की स्टोरी आपको थोड़ी सी मैंने आपको ना ये समझाने के लिए एक छोटा सा, आज मैं काफ़ी सारी आपको इस तरह की ये स्लाइड्स और ये छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स ये आपको दिखाऊंगा, ठीक है। इससे आपके लिए ज़रा ये पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये लें जी, ओके। हाउ ICMP रीडायरेक्ट मैसेजेस वर्क, ये क्या चीज़ होती है, ये क्या बुलाया, ये कैसे काम करता है, इसके लिए आप ना ये अंग्रेजी बाद में पढ़ लीजिएगा, ये मैं आपको समझा दूंगा। आप ये डायग्राम पे इस वक्त तवज्जो करें। इस डायग्राम में नीचे आपको मेन ऑफिस होस्ट नज़र आ रही है, ठीक है जी। और एक लैन सेगमेंट है, सिंगल लैन सेगमेंट है, एक मल्टी एक्सेस नेटवर्क बना हुआ है जिसमें ये होस्ट भी है, उसी में राउटर 1 भी कनेक्टेड है, उसी में राउटर 2 भी कनेक्टेड है। राउटर 1 के थ्रू इंटरनेट रीचेबल है, राउटर 2 के थ्रू एक ये इनकी रिमोट ब्रांच ऑफिस है, ठीक है जी। रिमोट ब्रांच ऑफिस होस्ट 10.1.1.1 इसका IP है, ये यहाँ पे मौजूद है। वो राउटर 2 के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो मेन ऑफिस का होस्ट है इसका डिफॉल्ट गेटवे देखें नीचे क्या लिखा हुआ है, 172.16.1.100, 172.16.1.100। ये किसका IP है, राउटर 1 का। यानी राउटर 1 डिफॉल्ट गेटवे है मेन ऑफिस होस्ट के लिए। तो जाहिर है इस मेन ऑफिस होस्ट ने जब भी अपने नेटवर्क से बाहर निकलना होगा इसको कहाँ जाना पड़ेगा, ये तो ट्रैफिक अपने डिफॉल्ट गेटवे को भेजेगा जो कि राउटर 1 का 172.16.1.100 है। अच्छा, अब बेसिकली यहाँ पे ना राउटिंग भी हुई हुई है, यानी राउटिंग की वजह से राउटर 1 को ये पता है और कि राउटर 1 को ये पता है कि मैंने अगर 10.1.1.1 तक जाना है
तो मुझे R2 के थ्रू जाना पड़ेगा। और राउटर 2 को ये पता है, राउटर 2 के साथ तो डायरेक्टली कनेक्टेड है ना ये वाला होस्ट जो नीचे लगा हुआ है, और राउटर 1 के लिए ये होस्ट इनडायरेक्टली कनेक्टेड था। तो राउटिंग हुई हुई है जिसकी वजह से राउटर 1 नोज कि माय नेक्स्ट स्टॉप इज R2 टू रीच 10.1.1.1। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या होता ये है कि लेट से ये जो मेन ऑफिस का होस्ट है 172.16.1.1, अगर इसने कम्युनिकेट करना है 10.1.1.1 के साथ, ठीक है, तो क्या होगा, इसने तो डिफरेंट नेटवर्क पे जाना है, उसके लिए ये तो ट्रैफिक को अपने अपने डिफॉल्ट गेटवे पे भेजेगा विच इज राउटर 1। राउटर 1 को जाके ये क्या कहेगा, मैंने 10.1.1.1 पे जाना है, एंड राउटर 1 नोज कि 10.1.1 के लिए मुझे राउटर 2 के पास जाना है, और राउटर 2 पे जाने के लिए वो इसी ईथरनेट जीरो इंटरफेस से बाहर निकलेगा, उसी लैन सेगमेंट पे वापस आएगा, और फिर वो राउटर 2 के पास जाएगा, और राउटर 2 से होता हुआ वो इधर चले जाएगा। यानी कि जिस ईथरनेट इंटरफेस से उसने इस इंफॉर्मेशन को रिसीव किया था उसी से उसको दोबारा बाहर निकालेगा और R2 पे भेजेगा, और 10.1.1 पे ट्रैफिक जाएगी। अच्छा, अब उसके लिए राउटर 1 ये देखता है, राउटर 1 कहता है यार, राउटर 1 अब ये सेंस करता है, और ये सेंस उसी सूरत में करेगा इफ ICMP रीडायरेक्ट मैसेजेस इनेबल्ड हैं। अगर ये एक फीचर है जो कि इनेबल्ड है तो ये तब की बात है। अगर ये इनेबल्ड है तो राउटर 1 कहेगा यार ये जो R2 है ना, R2 राउटर 2 का 172.16.1.200, ये मैं खुद और ये मेन ऑफिस का होस्ट, हम तो एक ही लैन सेगमेंट पे कनेक्टेड हैं। तो राउटर 1 उसको कहता है यार, होस्ट को कहता है यार, तुमने अगर देखो 10.1.1 पे जाना है ना, तो तुम एक इस वक्त सब ऑप्टिमल पाथ चूज कर रहे हो। तुम पहले मेरे पास आते हो, मुझे तंग करते हो, फिर मैं तुम्हें आगे राउट करके R2 पे भेजता हूँ, फिर तुम 10.1.1 पे जाते हो। R1 उसको कहता है यार, मैं तुम्हें एक काम की इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि अच्छा, ये बिल्कुल ना आप नोट करें तो वो जो NHRP रीडायरेक्ट वाला काम हमारे हब ने किया था ना फेज 3 में, ये उससे मिलता जुलता काम ही है। ठीक है जी। तो ये अब R1 उसको क्या कहता है, R1 इस होस्ट को बता देता है कि भाई तुमने आज के बाद अगर 10.1.1.1 पे जाना है ना, तो तुम मेरे पास आने की बजाय हमारे इसी लैंड सेगमेंट में 172.16.1.200 मौजूद है, तुम डायरेक्ट उसके पास चले जाओ, क्योंकि मैंने भी तुम्हें उसी के पास भेजना है। तो यानी अब R1 ने उसको हमेशा के लिए किसकी तरफ रीडायरेक्ट कर दिया, R2 की तरफ। R1 कहता है मेरे पास ना हो, इसके लिए तुम डायरेक्ट R2 पे जाओ, और R2 इज रीचेबल फॉर यू। अगर देखो ना, लैन सेगमेंट इज सेम, ये होस्ट और R2 भी तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, जैसे R1 डायरेक्टली कनेक्टेड है होस्ट के साथ, तो वो पॉसिबल था। तो R1 उसको क्या कहेगा, यार मेरे पास आने की बजाय ना तुम डायरेक्ट R2 पे चले जाओ। ये हमारा जो NHRP वाला वो जो फेज 3 वाला केस था, उसमें भी तो यही था ना, वो पांचों ब्रांचेस एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं, स्पोक और स्पोक भी डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। तो वो जो हब था उसने बीच में से कहा यार मुझे निकाल दो, मेरे पास आके जो तुमने वहां जाना है तो मैं तुम्हें मैपिंग बता देता हूँ। तो जिस तरह का काम वो NHRP रीडायरेक्ट करता है, उसी तरह ही ICMP रीडायरेक्ट भी कर रहा होता है। ठीक है। तो अब हमने बेसिकली, उसने हमें ये मना कर दिया था, क्योंकि उसने हमें ये कहा दिया आपने ICMP रीडायरेक्ट नहीं करना, क्योंकि यही वाला इसी से मिलता जुलता काम वो हमसे किससे करवाएगा, वो NHRP रीडायरेक्ट से करवाएगा। इसीलिए उसने पहले कह दिया है कि किसी भी सूरत में आपने ICMP रीडायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है जी। और ये ICMP रीडायरेक्ट वाला काम जो है वो इस तरह के सिनेरियोज के अंदर होता है, वो टनल वाले सिनेरियोज में वहां पे ये इंप्लीमेंट नहीं होगा, वहां पे वो NHRP ही कन्फिगर होगा, NHRP रीडायरेक्ट इंप्लीमेंट होता है। तो ये बेसिकली ICMP रीडायरेक्ट था जो कि उसने हमें मना किया कि आपने नहीं चलाना। और मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है वो पहले ही ना चल रहा हो, आपको सिर्फ मेक श्योर करना है कि इसको बंद कर दें। तो अगर ये फीचर बंद होगा तो जाहिर है फिर यहाँ पे वही होगा, ट्रैफिक हमेशा अपने गेटवे पे आएगी, गेटवे से रीडायरेक्ट होके यहाँ पे जाएगी। लेकिन आप नोट करें हमारा सिनेरियो ये नहीं है जो आपके सामने इस तस्वीर में नजर आ रहा है। तो इस वजह से उसने हमारे यहाँ इसको डिसेबल करने को कहा है। ठीक है जी। और इसलिए कहा होगा कि ऐन मुमकिन है
बहुत सारे iOS के वर्जन्स के ऊपर इंटरफेसेस के ऊपर ये फीचर बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड हो जाता हो, तो उसने कहा आप इसकी तसल्ली कर लें कि ये डिसेबल्ड ही हो। तो इसको डिसेबल करने का क्या तरीका होता है आप ये देखें, मैं आता हूँ, बल्कि ये मैं ये मैंने राउटर्स एक्सेस किए हैं, मैं ऊपर R17 18 19 R17 पे जो कि हब होगा इस पे कमांड दे रहा हूँ शो रन इंटरफेस टनल ज़ीरो, क्योंकि उसने कहा ऑलरेडी टनल ज़ीरो बनी हुई है तो मैं उसी को यूज़ करूँगा। वाकई बनी हुई है, सच बोल रहा था, टनल ज़ीरो इज़ देयर। और आईपी एड्रेस मैंने आपको थ्रू आउट बताया कि आईपी एड्रेस तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, तो टनल का आईपी हो या जो मर्जी हो उसने खुद कन्फिगर किया होगा। तो ये टनल का आईपी ऑलरेडी कन्फिगर्ड है, एंड टनल आईपी शुड बी प्राइवेट आईपी, तो ये प्राइवेट आईपी ही है। अगर आप देखें ना तो ये 10 की सीरीज का आईपी है, तो 10 वाला नेटवर्क पूरा का पूरा, चाहे उसका सबनेट हो या क्लासफुल नेटवर्क हो, वो प्राइवेट ही होता है। और इसने टनल का सोर्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ इथरनेट 0/0, और जाहिर है टनल का सोर्स जो है वो पब्लिक इंटरफेस होता है। आप इस तस्वीर में भी अपने देख लें, ये R17 के नीचे छोटा सा इथरनेट 0/0 आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। बट इन केस ऑफ R18 एंड R19 ये जो इंटरफेस है ये सीरियल 1/0 एंड सीरियल 1/0 है, ठीक है जी। तो 18 19 का सीरियल 1/0 सोर्स होना चाहिए, 17 का इथरनेट 0/0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर अब क्या करूंगा, मैं जाता हूं जी इस इंटरफेस टनल ज़ीरो पे, और कमांड होती है नो आईपी रीडायरेक्ट। वो ये नो आईपी रीडायरेक्ट जो है ये बेसिकली आईसीएमपी रीडायरेक्ट को डिसेबल करने के लिए इस्तेमाल होती है। और अगर ये कमांड यहाँ नहीं थी, अच्छा आप दोबारा देखें ना, डू शो रन इंटरफेस टनल ज़ीरो, तो मेरे नो करने पे ये नजर आना शुरू हो गया ना। तो अगर ये पहले नजर नहीं आ रहा था तो दैट मीन्स कि ये बाय डिफॉल्ट इनेबल था, तो इसलिए मेरे लिए डिसेबल करना जरूरी था यहाँ पे। तो इस टनल इंटरफेस के ऊपर आईसीएमपी रीडायरेक्ट वाज इनेबल्ड, तो मुझे ये इसको बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड था तो मुझे इसको डिसेबल करना था। तो उसके लिए ये नो आईपी रीडायरेक्ट की कमांड है, इसको मिक्स मत कीजिएगा आईपी एनएचआरपी रीडायरेक्ट के साथ, वो अलग है ये अलग है, ठीक हो गया जी। तो ये कमांड इसके लिए मुझे देनी है, मैंने पहले दे दी है ये कमांड, ठीक है। बल्कि एक काम करते हैं ना, ये तीनों पे जाके इंटरफेस टनल ज़ीरो नो आईपी रीडायरेक्ट, हम अपना फर्ज पूरा कर देते हैं। इंटरफेस टनल ज़ीरो नो आईपी रीडायरेक्ट, ये ले बस। चलें, उस टास्क का एक काम तो हो गया, अब बाकी आगे पढ़ते हैं, अभी तो सवाल पूरा पढ़ा ही नहीं था, और पढ़ते हैं। अच्छा, और क्या क्या कुछ लिखा हुआ है जी। हाँ जी, कहता है जी कन्फिगर द फॉलोइंग पैरामीटर्स ऑन ऑल 3 टनल इंटरफेसेस। अच्छा, अब इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल बहस वाली इन पैरामीटर्स के हवाले से बात नहीं है। आपके जितने भी इंटरफेसेस होते हैं, चाहे वो टनल हो, चाहे सीरियल हो, चाहे ईथरनेट हो, हर एक के इंटरफेस पैरामीटर्स होते हैं, जिनमें बैंडविड्थ भी होती है, जिनमें डिले भी होता है, जिनमें एमटीयू भी होता है, जिनमें टीसीपी एमएसएस का मतलब होता है मैक्सिमम सेगमेंट साइज, यानी जब सेगमेंटेशन टीसीपी में होती है तो आप सेगमेंट का मैक्सिमम साइज क्या रखेंगे, ये आप अगर खुद से चाहें, अदरवाइज तो ये वो खुद डिसाइड करता है, अगर आप चाहें कि साइज क्या होगा तो आप डिफाइन कर सकते हैं। तो यानी टीसीपी जब सेगमेंटेशन करेगा तो मैक्सिमम सेगमेंट साइज जो है वो 1380 बाइट होना चाहिए। इसकी पीछे कोई लॉजिक का होना जरूरी नहीं है कि ये क्यों है। जो डिफॉल्ट पैरामीटर्स थे आपने वो चेंज कर देने हैं, जो डिफॉल्ट है उनकी बजाय आपने ये पैरामीटर्स रखने हैं। यानी इस टनल की बैंडविड्थ जो है वो ये अगर 1000 किलोबिट्स पर सेकेंड हो ना तो ये तकरीबन 1 एमबीपीएस ही बन जाता है, ठीक है जी, 1 मेगाबिट्स पर सेकेंड ही बन जाता है। तो टनल की बैंडविड्थ आपने 1000 केबीपीएस रखनी है, डिले आपने 10,000 माइक्रोसेकेंड रखना है। अच्छा, अब आपको पता है कि अगर मैं 1000 कन्फिगर करूंगा तो ये 10,000 बन जाएगा। याद है वो ईआईजीआरपी के क्वेश्चन में भी किया था, क्योंकि इसके यूनिट जो होते हैं वो टेंस ऑफ माइक्रोसेकंड होते हैं। मैं 1000 करूंगा, ये कन्फिगर 10,000 हो जाएगा। उसके बाद एमटीयू बाय डिफॉल्ट 1500 बाइट होता है, हमने 1400 बाइट कर देना है। उसके बाद टीसीपी का जो मैक्सिमम सेगमेंटेशन साइज है वो 1380 रख देंगे, तो ये कन्फिगर कर लेंगे इसको भी, ठीक है जी। और वैसे मैं आपको वैसे बता देता हूँ ये जो एमटीयू है ना, उसको कम करने की लॉजिक ये होती है, ये तो टनल इंटरफेस के पैरामीटर्स हैं। बेसिकली टनल ने कैरी तो उस फिजिकल इंटरफेस से होना है ना। असल में ये इसलिए कम कर दिया जाता है कि इसमें देखें, इन केस ऑफ जीआरई
जब GR या पॉइंट टू पॉइंट हो या मल्टी पॉइंट हो तो वो उसका अपना हेडर अटैच होता है ना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अटैच होती है। और वो उसमें मैंने आपको दिखाया था 4 बाइट की तो GRE की इन्फॉर्मेशन है, प्लस आपका 20 बाइट्स का एक एक्स्ट्रा IP हेडर, एक इनर हेडर है एक आउटर हेडर है। तो जो बाहर आउटर हेडर लगता है जिसमें पब्लिक IP होते हैं, तो वो 20 बाइट प्लस 4 बाइट्स एक्स्ट्रा 24 बाइट्स आप ऐड कर रहे हैं उसके अंदर। ठीक है जी, तो इस वजह से वो टनल का हम घटा देते हैं MTU, ताकि वो जो 1500 बाइट इंटरफेस का MTU है उससे आपका पैकेट जो है ना वो एक्सीड ना कर रहा हो। तो ये कम करने की वजह बेसिकली ये होती है। तो बहरहाल वजह ना भी होती, उसने हमें कह दिया था ये पैरामीटर कन्फिगर करने, हम कर देंगे। तो मैंने कहा जी इन पैरामीटर्स के पीछे कोई साइंस होना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, उसके बाद वो क्या कहता है, आगे कहता है जी ऑथेंटिकेट NHRP यूजिंग द स्ट्रिंग 45678 की, ये उसने की। अच्छा, ये चीज़ हमने मतलब जब मैंने आपको DM VPN करवाया तो उसमें डिस्कस नहीं की। वाई? बिकॉज इट इज़ ऑप्शनल। आप OSPF चलाते हैं लेकिन OSPF की ऑथेंटिकेशन कंपलसरी तो नहीं है। आप रिप चलाते हैं, रिप वर्जन 2, उसमें ऑथेंटिकेशन कंपलसरी तो नहीं है, दैट इज़ ऑप्शनल। आप BGP चलाते हैं, उसमें ऑथेंटिकेशन कंपलसरी तो नहीं है, ऑप्शनल है। इसी तरह NHRP जो है उसमें भी उसकी भी ऑथेंटिकेशन जो है वो कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर कन्फिगर करने का कहा जाए तो हम कर लेंगे। तो उसने हमें NHRP की ऑथेंटिकेशन का कहा है और उसने ऑथेंटिकेशन की, यानी ये पासवर्ड है बेसिकली 45678 की उसने बता दी। अब की का आपको रूल पता होगा कि की का रूल ये है कि इट शुड बी सेम ऑन ऑल डिवाइसेस। आपके 3 राउटर्स हैं, तीनों के ऊपर NHRP की जो है वो सेम होनी चाहिए। बट नीचे जो उसने NHRP नेटवर्क आईडी लिखी हुई है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये लोकली सिग्निफिकेंट होती है। आप इसकी वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, ये सेम ना भी हो तो कोई, लेकिन एग्जाम में आप कुछ भी नहीं रख सकते। अब एग्जाम में तो उसने बता दिया है, आपको फोर्स किया है कि आपने नेटवर्क आईडी 45678 रखनी है, तो आपको रखनी पड़ेगी। आपने ना रखी तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। NHRP पे या DM VPN पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके नंबरों पे फर्क पड़ जाएगा। तो सिर्फ नंबर लेने के लिए आपको अब यही रखनी पड़ेगी जो सवाल में आपको वैल्यू बताई गई है। कन्फिगर NHRP होल्ड टाइम टू 5 मिनट्स। बाय डिफॉल्ट कितना होता है? 2 घंटे। आपको पता है 120 मिनट अब दिखाया था लास्ट टाइम आपको। तो इसको कहता है 5 मिनट कर दें आप, यानी वो जो डायनामिक एंट्रीज आएंगी वो 5 मिनट तक आपके टेबल में होल्ड होनी चाहिए। 5 मिनट को अगर सेकेंड्स में कन्वर्ट करें तो 300 सेकेंड्स बनते हैं। तो जब कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होंगे तो हम देख लेंगे। ओके उसके बाद क्या कहता है, एंश्योर दैट स्पोक टू स्पोक ट्रैफिक डज नॉट ट्रांजिट वाया द हब। ये बात वो ना भी कहता तो हमें पता था, क्योंकि फेज 3 में रिक्वायरमेंट यही होती है कि स्पोक से स्पोक पे जाने के लिए हब पे ना जाएं। उसके बाद वो कहता है एंश्योर दैट DM VPN शुड बी एस्टैब्लिश्ड वाया VRF ऑन ईच राउटर्स। ये भी वो ना कहता तो कॉमन सेंस हमें ये बता रही थी कि जनाब हमारे तमाम सोर्स और डेस्टिनेशन इंटरफेसेस चूंकि VRF में है तो टनल को VRF के साथ एसोसिएट जरूर होना चाहिए। तो हम ये करेंगे जी इसको बिल्कुल। उसके बाद अब वो आ गया है EIGRP पे। अच्छा जी, अब ये वो EIGRP है, ये वो EIGRP है जो ऑलरेडी कन्फिगर्ड है। लेकिन अब आपको पता है जब हमने EIGRP चलाया था और जो DM VPN के ऊपर EIGRP जब चलाया जाता है तो कुछ चीजें हैं जिनका हमें ख्याल रखना पड़ता है। ये जो EIGRP वाले 2 पॉइंट्स हैं ना, फॉर द टाइम बीइंग मैं इनको स्किप कर रहा हूं अभी। पहले जितना DM VPN के लिहाज से पढ़ लिया ना उसे इंप्लीमेंट कर देते हैं, फिर EIGRP तो बाद की बात है ना, EIGRP बाद में चला लेंगे। मतलब चला क्या लेंगे, चला हुआ है उसको फाइन ट्यून कर लेंगे इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ठीक है, तो पहले आप जरा DM VPN अपना कॉन्फ़िगर कर लें। R17 इज हब। रिकमेंडेड तरीका मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, नहीं बताया तो दोबारा सुन लें। आप टनल इंटरफेस में आ गए हैं ना, ये इंटरफेस टनल 0 आ गया, इसको आप शट डाउन करते हैं क्योंकि अब टनल ऑलरेडी बनी हुई है। अब बाद में पैरामीटर्स बदलेंगे, अब कोई एक पैरामीटर अप होगा, दूसरा होगा, निगोशिएशंस होंगी, टूटेंगी, टनल फ्लैप करना शुरू कर देगी। तो बेहतर ये आप एक दफ़ा पहले कॉन्फ़िगरेशन जो करनी है वो कर लें, उसके बाद एक दफ़ा एंड पे ही आप करें इसको। मैंने तीनों राउटर्स पे जाके इंटरफेस टनल 0 को शट डाउन कर दिया है। रिकमेंडेड तरीका ये है। ठीक है, मैं आ गया इसके ऊपर। अब सबसे पहले हब की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। और अब आपको पता है वो कॉन्फ़िगरेशन जो है क्या होती हैं। IP एड्रेस पहले से ही कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक है जी, इंटरफेस टनल 0
टनल का सोर्स पहले से ही था, चले मैं फिर तसल्ली कर लेता हूँ, ईथरनेट 0/0 डायग्राम के मुताबिक यही बनता है। जीआरई मल्टी पॉइंट, हाँ जीआरई मल्टी पॉइंट पहले इनेबल करें। टनल का मोड जीआरई मल्टी पॉइंट, ठीक हो गया। ये पहले से भी अगर इनेबल था तो ठीक है, नहीं था तो हमें तो करना ही करना है। टनल मोड जीआरई मल्टी पॉइंट। अब आपके जो स्पोक्स हैं वो ज्यादा हैं, तो आपको पता है आप अपने स्पोक्स के साथ सारों के साथ तो नहीं वो मैपिंग्स कर रहे होते, ठीक है। तो हमने डेफिनेटली अगर वो फेज 3 है डीएम वीपीएन का, तो और डीएम वीपीएन अगर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम जीआरई मल्टी पॉइंट तो नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम डीएम वीपीएन कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है जीआरई मल्टी पॉइंट प्लस एनएचआरपी विद डायनामिक मैपिंग्स। तो डायनामिक मैपिंग्स के लिए वो एनएचएस और एनएचसी का कॉन्सेप्ट है। तो राउटर 17 जो है वो एनएचएस बनेगा। इसके लिए हमें राउटर 17 के ऊपर कोई एनएचएस वाली कमांड देने की जरूरत नहीं होती। हम सिर्फ ये करेंगे, हम एनएचआरपी चलाएंगे, आईपी एनएचआरपी। नेटवर्क आईडी अब हमारी अपनी मर्जी नहीं चलेगी, यहाँ पे क्वेश्चन की मर्जी चलेगी। तो क्वेश्चन में ये नेटवर्क आईडी दी हुई है, प्लस एनएचआरपी ऑथेंटिकेशन, और आगे वो कहता है जी स्ट्रिंग बताएं क्या है। अब वो क्वेश्चन वाली होनी चाहिए एग्जैक्ट 45678, और आगे अंग्रेजी में की लिखा हुआ है, ये पूरा पासवर्ड है। और ये बेहतर यही होगा एग्जाम में आप कॉपी पेस्ट करें तो अच्छा है, ठीक है, वरना हमसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, कोई अपर लोअर केस हो जाए तो दैट मैटर्स, उसका उससे फर्क पड़ता है, ठीक है जी। तो ये मैंने इसकी की कॉन्फ़िगर कर दी है। इट शुड बी सेम, दिस की शुड बी सेम ऑन ऑल डिवाइसेस, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद और तो कुछ करने की जरूरत नहीं होती। एक काम हम पहले कर चुके हैं, वो नो आईपी रीडायरेक्ट वाला। इसके अलावा सिंपल डीएम वीपीएन की अगर हम बात करें, हाँ अब सिंपल डीएम वीपीएन तो ये है नहीं, ये तो है फेज 3। और फेज 3 में आपको यहाँ पे ये भी कहना है आईपी एनएचआरपी री डायरेक्ट। जो एनएचएस या हब होता है उस पर आप आईपी एनएचआरपी रीडायरेक्ट करते हैं। अच्छा, और क्या चीज़ है, अब चूंकि हमें पता है इस पे ईआईजीआरपी चला हुआ है और उसको हमने अभी कंप्लीट करना है, जो जो इस सवाल की रिक्वायरमेंट है। तो ईआईजीआरपी के हवाले से या किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल के लिए भी तो आपको इस डीएम वीपीएन को सपोर्टिंग बनाना है। तो उसके लिए आपको पता है कि जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो मल्टीकास्ट या ब्रॉडकास्ट की सपोर्ट उनको चाहिए होती है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप कहेंगे आईपी एनएचआरपी मैप मल्टीकास्ट डायनामिक। तो अब राउटर 17 ने जितने भी डायनामिक मैपिंग जिसके पास होंगी उनके लिए ये अब क्या किया करेगा, कोई भी इसने मल्टीकास्ट मैसेज भेजना होगा तो जो जो एनएचआरपी की इसके पास डायनामिक मैपिंग्स है उन सब की तरफ फॉरवर्ड कर दिया करेगा उनको। इसके अलावा और क्या चाहिए, हाँ आपको पता है इधर ईआईजीआरपी जो है जब चलना है तो वो बता चुका है कि इसने हब बनना है, तो हब के ऊपर आपको पता है वो स्प्लिट होराइजन आपको डिसेबल करना पड़ता है। अच्छा, इन दिस केस स्प्लिट होराइजन डिसेबल करने के दो तरीके हैं। एक तो यही है, वो वही पहले वाला जो आपको आता है, नो आईपी स्प्लिट होराइजन ईआईजीआरपी 45678, उसके लिए बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त है, आप कर दें, ठीक है, ऐसे कर दें। एक तरीका और भी है, एक तरीका इसका और भी है, वो मैंने बल्कि पहले भी बताया था आपको, आप ये काम ईआईजीआरपी के अंदर जाके भी कर सकते हैं। मतलब आप ईआईजीआरपी में जाएं, वहां पे जाके आप स्प्लिट होराइजन को डिसेबल कर दें। उसका तरीका अगर आपने देखना है तो वो क्या होगा, वो मैं आपको भी बता देता हूँ। वैसे चलें वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं, क्योंकि इसके सोल्यूशन जो आपके साथ मैंने शेयर किया हुआ है ना, उसमें वही काम किया हुआ हमने। लाइक डू शो रन सेक्शन राउटर ईआईजीआरपी, ये आपको याद है हमने ऑलरेडी चलाया हुआ है। और यहाँ पे जो ईआईजीआरपी चल रहा है वो कोई मामूली ईआईजीआरपी नहीं है, वो ईआईजीआरपी जो है वो है नेम मोड वाला 64 बिट वाला, ठीक है। तो उसमें हम यूं करते हैं राउटर ईआईजीआरपी सीसीआई है ना, एड्रेस फैमिली IPv4 यूनिकास्ट ऑटोनोमस सिस्टम 45678। अच्छा, उसमें अब आप जाएंगे एड्रेस फैमिली इंटरफेस और स्पेसिफिक इंटरफेस में जाएं और यहाँ पे जाके कह दें नो स्प्लिट होराइजन। बात एक ही, अगर आप देखें लॉजिकली एक ही बात बनती है। टनल में जाके ईआईजीआरपी का रेफरेंस दे दें या ईआईजीआरपी में जाके टनल का रेफरेंस दे दें, सेम इम्पैक्ट है, कोई फर्क नहीं है।
एग्जाम में इस पॉइंट पे मैं आपको क्लियरली कह रहा हूं, दोनों में से जो टेक्निक इस्तेमाल करेंगे आपको नंबर मिलेंगे, बोथ आर इन स्क्रिप्ट्स, क्योंकि इसकी तो आउटपुट आ जाएगी ना अभी सामने। आपको पता है स्प्लिट होराइजन डिसेबल हुआ होगा तो एक स्पोक की राउटिंग अपडेट दूसरे स्पोक तक आनी है, वरना तो आनी नहीं है। तो ये तो आप अपना इम्पैक्ट हो दिखाएगी आपको, ठीक है। तो इस तरह कर लें, ये भी एक तरीका है। तो ये मैंने ये काम यहाँ पे कर दिया। और क्या रहता है अब इसके ऊपर जो आपका हब है या जो एनएचएस है, चलें। हाँ, एक अब वो जरा जो टनल के पैरामीटर्स उसने कहा था वो जरा कन्फिगर कर लेते हैं, क्योंकि अब टनल में उसने हमें कुछ पैरामीटर्स बताए हुए हैं कि आपने बैंडविड्थ इतनी होनी चाहिए, डिले इतना होना चाहिए, तो उनके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा। और ये नीचे होल्ड टाइम भी जो है उसने कहा हुआ 5 मिनट कर दें, तो इसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा, तो करते हैं। इंटरफेस टनल 0 पे वापस आए, आ गया। अच्छा जी, जरा नीचे से देखते जाएं। बैंडविड्थ कितनी कह रहा है? बैंडविड्थ 1000 kbps। जरा क्वेश्चन मार्क करें तो इसके यूनिट ऊपर देखें तो kbps में ही है, तो 1000 kbp किलोबिट्स ही होंगे, ठीक हो गया। डिले, डिले के यूनिट्स देखें क्या हैं? टेंस ऑफ माइक्रोसेकंड, यानी मैं जो वैल्यू लिखूंगा उससे 10 से ये मल्टीप्लाई खुद कर देगा। तो 10,000 बनाने के लिए मैं यहाँ पे 1000 लिखूंगा तो वो 10,000 माइक्रोसेकंड हो जाएगा, ठीक। एम टी यू सॉरी IPMTU कमांड ये होती है, IPMTU 1400 बाइट। उसके बाद TCP मैक्सिमम सेगमेंट साइज उसका इसकी कमांड है जी IPTCP एडजस्ट MSS मैक्सिमम सेगमेंट साइज कितना रखना है जी? 1380। जो लिखा हुआ था इसमें कोई रट्टे वाली बात तो नहीं है, जो सामने नजर आता जा रहा है वो लिखते जा रहे हैं। फिर कहता है होल्ड टाइम, IPNHRP होल्ड टाइम, क्वेश्चन मार्क करें तो इसके यूनिट सेकंड्स में है, तो 5 मिनट के सेकंड मैंने आपको अभी बताया था 300 बनते हैं। 5 इंटू 60 कर लेना, 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 300 सेकंड आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट 7200 सेकंड होता है ना, 2 घंटे। तो ये जनाब मेरा ख्याल है कि जो हब की कॉन्फ़िगरेशन इतनी बनती है आज के सिनेरियो के हिसाब से, ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं स्पोक्स के ऊपर। स्पोक्स में भी कोई इशू वाली बात नहीं है। हाँ, स्पोक्स में एक चीज आपको सिर्फ कंफर्म कर लेनी है। मैं वापस हब पे आया, एक हमने अभी कर दिया ना काम, मिस कर दिया। वो मिस ये किया है कि इस टनल का जो सोर्स है, इस टनल की जो डेस्टिनेशन है वो तो VRF लोकल SP के अंदर है। तो आपको टनल को कहना पड़ेगा ना कि जाके अपने जो तुम्हारा सोर्स और ये डेस्टिनेशन है इनको ग्लोबल राउटिंग टेबल में ना ढूंढते रहना, इनको VRF में जाके ढूंढो। तो टनल को कहें तो सही, इंटरफेस टनल 0 और आगे क्या आएगा? टनल VRF लोकल लोकल SP। VRF का नाम ठीक होना चाहिए, अगर इसमें कोई गड़बड़ हुई तो ये काम नहीं करेगी। तो ये एक मिसिंग, ये अब एक एक्स्ट्रा काम था जो आज हमें करना पड़ा, क्योंकि इस टनल का सोर्स और इस टनल की जो भी डेस्टिनेशन है वो ग्लोबल टेबल में नहीं है, वरना तो टनल ने उधर ही ढूंढना था। टनल खुद वहां पे, टनल तो एसोसिएट नहीं हुई थी ना पहले से VRF के साथ। तो इस तरीके से आपने टनल को कहना है कि जनाब VRF लोकल SP में आपका जो है सोर्स और डेस्टिनेशन का IP है, दैट्स इट, बस। तो मतलब ये सारी बातें सवाल में लिखी हुई थी, मैं तो सवाल की लाइनों को बस ट्रांसलेट करता जा रहा हूँ कमांड्स की शक्ल में, ठीक है। अब आ जाते हैं R18 पे, विच इज स्पोक। तो इंटरफेस टनल 0। अब काफ़ी सारी तो कॉमन चीज़ें हैं इसमें, हब में और स्पोक के अंदर, लेकिन डिफरेंस भी होंगे। एक दफ़ा ज़रा डू शो रन इंटरफेस टनल 0 तो करें। ये देखें, इसने अपना सोर्स इंटरफेस ठीक बताया हुआ है, GRE मल्टी पॉइंट ऑलरेडी हुआ हुआ है, नो IP रीडायरेक्ट हमने कर दिया था, IP एड्रेस इसके पास ऑलरेडी है। अच्छा, अब मैं राउटर 17 पे आया हूँ एक खास काम करने के लिए। डू शो रन इंटरफेस ईथरनेट 0/0। ये राउटर 17 का पब्लिक इंटरफेस है और ये है इसका पब्लिक IP, ठीक है जी, ये इसका पब्लिक IP है, जिस और इसी के साथ आपने स्पोक्स के ऊपर मैपिंग्स करानी है।
एक ये आईपी और दूसरा इसकी टनल का आईपी, वो भी देख लें एक दफा। इन दोनों आईपीस को अगर हम किसी एक जगह लिख लें तो हमारे काम आते रहेंगे। डू शो रन इंटरफेस टनल 0। ये जनाब इसकी टनल 0 पे ये आईपी, ये इसका प्राइवेट आईपी और वो सीरियल वाला इसका पब्लिक आईपी। ठीक है जी। तो स्पोक्स के लिए इन दोनों आईपी एड्रेसेस की बड़ी ज़रूरत रहनी है हमें। तो लें जी, मैं R18 पे आया, ज़रूरत जब पड़ेगी मैं कॉपी कर लूँगा इसको यहाँ पे उठा के वहाँ से। तो अब यहाँ पे क्या करें, इस पे वो ये देखें सोर्स कन्फिगर हुआ हुआ है, मोड GRE मल्टी पॉइंट हुआ हुआ है। तो अब इसको कहना पड़ेगा कि IP NHRP नेटवर्क ID और वो है 45678, उसके बाद IP NHRP ऑथेंटिकेशन और वो है 45678 और आगे की इट शुड बी सेम। ठीक है जी। और उसके बाद जनाब आपने कहना है IP NHRP तुम्हारा NHS कौन है। NHS में राउटर 7 की 3 की यानी हब के प्राइवेट आईपी जो टनल का होता है वो आप वो देते हैं, ये तुम्हारा NHS है। और अब आपको उसको ये बताना पड़ेगा कि ओवर द पब्लिक इंटरनेट, ओवर द पब्लिक नेटवर्क, इंटरनेट के थ्रू तुम इस प्राइवेट आईपी तक पहुंचोगे कैसे, तो मैपिंग देनी पड़ेगी इसको। तो आप कहेंगे IP NHRP मैप, मैप और मैप के आगे ये आईपी और इसके आगे क्या आएगा, R17 का पब्लिक आईपी। डू शो रन इंटरफेस ईथरनेट 0/0, ये वाला आईपी, ये प्लस R18 ने जब कोई मल्टीकास्ट पैकेट भेजना है या ब्रॉडकास्ट, तो वो किधर जाएगा, उसके लिए आप कहेंगे मैप मल्टीकास्ट और वो भी इस पब्लिक आईपी पे जाएगा। और ये किसका पब्लिक आईपी है, हब का ही है, NHS का ही है। ठीक है जी। ये तो पुराना काम है जो हमने किया है। उसके अलावा और तो यहाँ पे भी जनाब वो सारे पैरामीटर जो टनल वाले हैं इसको भी तो चाहिए, यानी इसको भी बैंडविड्थ चाहिए। इसमें आप वैसे नोट पैड पे कर लेना तो ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा, लेकिन मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ भी फिलहाल। 1000 डिले हम 1000 लिखेंगे, वो 10,000 बन जाएगा। IPMTU 1400 है और IP TCP एडजस्ट MSS 1380 है। अच्छा, और क्या है जी इसके ऊपर, IP NHRP होल्ड टाइम 300 सेकेंड। और जी क्लाइंट के ऊपर क्या चीज़ चाहिए होती है, EIGRP का जो नो स्प्लिट होराइजन है वो तो आपको पता है सिर्फ उस पे होना है, हब पे, इधर तो होना नहीं है। तो इसको एक दफ़ा करते हैं, डू शो रन इंटरफेस टनल 0। ये जी अब कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है। इसमें कुछ अगर मिस है तो आप भी मैसेज पे बता सकते हैं। ठीक है जी। EIGRP तो अभी चलाया नहीं ना, तो बाकी और EIGRP के लिए यहाँ पे करना भी कुछ नहीं है। हमने वो मैपिंग करानी थी किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल के लिए, मैपिंग हमने करा दी हुई है कि मल्टीकास्ट कोई भी पैकेट होगा तो वो इसके पास जाएगा और यूनिकास्ट होगा तो वो भी इसके पास जाएगा। बाकी सारे पैरामीटर्स ठीक हैं। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। अब अगला काम जो है वो राउटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आपने जो स्पोक टू स्पोक है उसके लिए यानी फेज 3 की इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्पोक को आपने वो शॉर्टकट बताना है। शॉर्टकट भेजेगा कौन, हब भेजेगा। तो हब पे हमने IP NHRP रीडायरेक्ट कर दिया था और इसके ऊपर आपको IP NHRP शॉर्टकट करना है। बिल्कुल ठीक हो गया जी। अब मेरा ख्याल है R18 में तो कुछ बाकी बचा नहीं है और इसकी अब R18 और 19 की कॉन्फ़िगरेशन मोर और लेस बल्कि एग्जैक्टली सेम ही होगी। आप डू शो रन इंटरफेस टनल 0 यहाँ से उठाएं, एक दफ़ा देख लें कि कोई ऐसा पैरामीटर है जो जिसमें डिफरेंस हो, उसके लिए आपके दूसरी तरफ के टनल के लिए वो सिर्फ इसका अपना IP एड्रेस है, तो ये हम इसमें स्किप कर देंगे, यानी उसका IP एड्रेस तो ऑलरेडी उधर कन्फिगर्ड ही है। तो मैं इसको ना यहाँ से उठाता हूँ
और अच्छा, इसके लिए एक काम करते हैं ना, कमांड देता हूँ शो रन इंटरफेस टनल ज़ीरो, और आगे कहता हूँ एक्सक्लूड कर दो आईपी एड्रेस। तो ये देखें वो आईपी एड्रेस वाली कमांड दरमियान से निकल गई है। ठीक है जी, तो इस तरह के चक्कर आप चला सकते हैं। ठीक है जी, ये मैं कमांड आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये मैंने कहा वो टनल ज़ीरो दिखाओ मुझे सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन उसमें एक्सक्लूड कर दो उस लाइन को जिसमें आईपी एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसी चीज़ें सीसीआई में आपको आपके लिए लैब के दौरान टाइम बचाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित रहती हैं। अच्छा जी, हिशाम आप एक नज़र डालें या कोई भी पॉइंट आउट करना चाहे, कोई पैरामीटर ऐसा लग रहा हो जो फ़र्क हो जिसमें तो जिसको चेंज करना ज़रूरी हो आप बता दें। अगर नहीं है तो बस ठीक है, इसको उठाते हैं यहाँ से R18 की कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि बाकी चीज़ें तो सब सेम है, उसका भी टनल सोर्स वही है। और इसको पिक किया, R19 पे आए और R19 पे जाके इसको पेस्ट कर दिया सारा। अच्छा जी, अब मेरे नज़दीक जो डीएम वीपीएन फेज 3 है, सिंपल सीधा सीधा डीएम वीपीएन फेज 3 वो तो कन्फिगर हो गया। और अब इसका रिजल्ट देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका रिजल्ट देखने के लिए इस इंटरफेस को नो शट डाउन करना है तीनों के, और हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। अच्छा, अब लेकिन आपको याद हो तो इस क्वेश्चन में मैंने दो लाइनें जो EIGRP के पॉइंट ऑफ व्यू से थी वो मैंने कहा था उसको बाद में देखते हैं। ठीक है जी, VRF लोकल SP। अच्छा जी, VRF लोकल SP बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, क्योंकि हमने जब इसको कॉपी किया है तो वो स्पोक से किया है ना, तो उसके अंदर वो VRF लोकल SP वाली कमांड नहीं आई, वो हमें अब खुद देनी पड़ेगी। बिल्कुल जी, हिशाम ने अच्छा किया। अब देखें इस तरह की चीज़ों के लिए हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, वो जो शट डाउन किया हुआ है ना टनल को, ये उसका फ़ायदा है। अब आपको चीज़ें बाद में अगर याद आएंगी, आप बाद में ऐड करते जाएंगे तो टनल फिर वही बात है, वो फ्लैप करना शुरू कर देती है। तो एक दफ़ा इस पर नज़र डाल लें, अच्छी तरह तसल्ली कर लें। अभी हिशाम ने पॉइंट आउट किया कि आपने हब के ऊपर तो VRF लोकल SP के साथ एसोसिएट कर दिया था, तो R18 और 19 के साथ भी करना है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इंटरफेस टनल ज़ीरो पे आए, हमने कहा जी VRF लोकल एस टनल VRF लोकल SP, टनल VRF लोकल SP डन हो गया। यही काम R19 पे भी करना है, टनल VRF लोकल SP। ठीक है जी, डन। अच्छा जी, अब जरा वो क्वेश्चन की लाइंस जो हैं दो एंड पे जो मैंने कहा था, बाद में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, EIGRP के लिहाज से थी, वो पढ़ लेते हैं। एक तो इनको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, दोनों लाइनों के लिए काम आपको एक ही करना है। ये बुलेट्स दो बनी हुई हैं लेकिन ये चीज़ एक ही है। ठीक है जी, ये कहता है R17, ये EIGRP का एट्रीब्यूट है बेसिकली, कहता है R17 मस्ट नॉट क्यूरी R18 एंड R19 फॉर EIGRP एक्टिव राउट्स। ये भी लाइन असल में अगली जो है उसी की कॉन्टिन्यूटी है। R17 मस्ट नॉट रिसीव EIGRP समरी राउट्स फ्रॉम R18 एंड R19। देखें EIGRP में जो नेबर्स होते हैं ना, वो एक दूसरे से राउट्स के लिए क्यूरी करते हैं। तो R17 जो है वो उसके दो नेबर बनते हैं 18 और 19। वो कहता है जी क्यूरी ना करें फॉर एक्टिव राउट्स। अब वो कौन से राउट्स के लिए क्यूरी ना करें, नीचे उसने लिखा हुआ है R17 मस्ट नॉट रिसीव EIGRP समरी राउट्स फ्रॉम R18 एंड R19। R18 और R19 से समरी राउट्स के लिए क्यूरी ना करे, ये पूरी सेंस ये है। R17 R18 और 19 राउटिंग अपडेट देखें मुख्तलिफ तरह की होती है ना, वो समरी भी होती है, डायरेक्टली कनेक्टेड भी होते हैं। जिस तरह OSP में डिफरेंट टाइप्स के LSAs हैं, उसी तरह EIGRP में भी डिफरेंट तरह के राउट्स हैं। तो वो कहता ये है, इन दोनों लाइनों का मतलब ये निकल रहा है कि R17 R18 और 19 से जो समरी राउट्स हैं वो ना मांगे। ठीक है, वो उसके पास अब है 18 और 19 पे या नहीं है, हमें तो पता उसके पास समरी राउट ही कोई नहीं है। वो हमने कोई R18 और R19 पे राउट समराइजेशन की थी, जो उनके पास कोई समरी राउट होंगे जो उन्होंने भेजने हैं, ना है
तो ना R17 मांगेगा ना ये उनको देंगे। ठीक है जी, तो R17 इनसे मांगे ही ना, उसके लिए करना क्या पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। उसके लिए आप जाएंगे R18 पे, तरीका बताता हूँ। आप R18 पे जाएंगे, आपको R17 पे इसके लिए कुछ भी नहीं करना। R18 पे जाएंगे और उसके टनल इंटरफेस पे जाके आप कहेंगे, सॉरी टनल पे नहीं, ई आई जी आर पी में, राउटर ई आई जी आर पी सी सी आई ई एड्रेस फैमिली, और इनके ऊपर भी नेम मोड ही चला हुआ है ना, ये चेक कर लें एक दफ़ा। डू शो रन सेक्शन राउटर ई आई जी आर पी, हाँ नेम मोड ही है, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, यहाँ पे जाके अब आपने कहना है ई आई जी आर पी स्टब कनेक्टेड। स्टब कनेक्टेड का मतलब ये है कि जो कनेक्टेड राउट्स होंगे उन इस, यानी R18 का नेबर कौन बनेगा, सिर्फ एक ही बनना है, हब। तो हब जो है वो R17 है। तो R17 जो है ना जी, R17 R18 से कनेक्टेड राउट्स तो मांग ले बट समरी ना मांगे। बाय डिफॉल्ट कनेक्टेड और समरी दोनों शामिल होते हैं। तो जब मैं लिख दूंगा ना ई आई जी आर पी स्टब कनेक्टेड, तो वो अब R18 से R17 क्यूरी ही नहीं करेगा समरी राउट्स की, और ना वो उनको देगा, और वैसे वो इनके पास हैं भी नहीं, हमने कोई समरी तो की तो है नहीं। सवाल में एक लाइन लिखी हुई थी, उसके लिए हमें कुछ करना था, तो ये उसका सोल्यूशन है। बाय डिफॉल्ट कनेक्टेड और समरी दोनों होते हैं, हमने अब समरी निकाल दी है, तो समरी ना R17 इनसे मांगेगा ना ये उनको देंगे। तो वो जो दोनों लाइनें हैं वो इस एक लाइन से रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। सिमिलरली आप R19 पे भी जाएंगे और वहाँ पे भी आप कहेंगे जी कॉपी पेस्ट यही किया जा सकता है, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे किया था, लिखने की ज़रूरत नहीं है। कॉपी एंड देन आप कहेंगे जी ई आई जी आर पी स्टब कनेक्टेड। तो ये एक रिक्वायरमेंट लिखी हुई थी ई आई जी आर पी के लिहाज से, वो हमने इसमें ऐड कर दी है। बाकी का ई आई जी आर पी आपके सामने है, ऑलरेडी चल रहा है, बस उसमें जितनी वो फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत थी वो हमने कर ली है। एक वो स्प्लिट होराइजन वाला काम कर दिया उधर, और दूसरा ये उसने कहा हुआ था वो ना कहता तो हम ये ना करते, कोई ज़रूरी चीज़ तो ये है नहीं। सवाल में था, वो देखना चाह रहा होगा कि इसको इस कमांड का पता है कि नहीं पता, दैट्स इट। ओके जी, अब मेरा ख्याल है इसको आप करें टनल को। मैंने आपको बताया हुआ जब सारी टनल डाउन हो तो सबसे पहले हब को आप करना चाहिए। तो नो शट डाउन, पता लग जाएगा जी हमने कोई गलती किया या नहीं की। तो R17 पे नो शट डाउन किया। इसी तरह अब यहाँ पे इंटरफेस टनल 0 में आए, इसको नो शट डाउन करते हैं। R19 पे आते हैं, इंटरफेस टनल 0, इसको नो शट डाउन करते हैं। और अब R17 पे देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, ये एक बड़ी अच्छी खुशखबरी की बात है, वो आज आखिरकार वो दिन आ ही गया, वो वक्त आ ही गया जब वो आपके पुराने केसेस जो उलझे हुए थे वो आज सॉल्व हुए हैं। वो जो हमने शुरू में सेक्शन 2 के बिल्कुल शुरू के अंदर ई आई जी आर पी एक चलाया था, ठीक है जी, आज हमें उसका रिजल्ट मिला है कि R17 की R18 और R19 के साथ ये देखें जी नेबरशिप अप हो गई है। तो अब वो जो बड़े पुराने हमारे याद है वो राउट्स थे ई आई जी आर पी के, जो बेसिकली इस टोपोलॉजी के मुताबिक R17 तक तो आ गए थे लेकिन 18-19 तक नहीं आए थे। और वो इनमें सबसे प्रोमिनेंट चीज़ वो एक डिफ़ॉल्ट राउट था जो ऊपर R15 से आ रहा था, और वो फिर R17 तक तो पहुंच गया था लेकिन 17 से 18 और 19 तक जाना था। अब जो आज जब वो 18 और 19 पे आ जाएगा तो 18 और 19 के वीआरएफ टेबल में वो एक वीआरएफ में नहीं सॉरी ग्लोबल टेबल में वो जो एक बीजीपी वाला हमने वीआरएफ वाला डिफॉल्ट राउट लीक करवाया था, आज उसको वो वाला डिफॉल्ट राउट जो R15 से आ रहा था आज उसको रिप्लेस कर देना चाहिए। तो हम पहले देखते हैं उसने रिप्लेस किया है या नहीं किया। उसके लिए अब आप R18 पे आए और यहाँ पे अच्छा हो सकता है मैं एंटर करूँ तो आपको ठीक आउटपुट ना दिखाई दे रही हो, उसके लिए आपको एक दफ़ा वो बीजीपी को क्लियर करना पड़ सकता है फॉर वीआरएफ लोकल एसपी। वो आपको ऑलरेडी भी आइडिया है, शो आईपी राउट किया, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है जी आपको रिप्लेस करने की। ये जो डिफ़ॉल्ट राउट आ गया ना R15 वाला यहाँ पे, ये इस चीज़ की बहुत बड़ी इंडिकेशन है कि आपका मतलब वो पुराना टास्क तो ठीक हो ही गया, आपका ये डीएम वीपीएन भी ठीक से कन्फिगर हुआ हुआ है। सिमिलरली आप R19 पे भी जाके देख लें, शो आईपी राउट करें तो इसके ग्लोबल टेबल के अंदर आपको ये दिखाई दे रहा है
कि वो डिफ़ॉल्ट राउट जो है ये बेसिकली आपका वो यहाँ पे पहले बीजीपी वाला डिफ़ॉल्ट राउट आ रहा था जो कि वीआरएफ से लीक हुआ था, और उसका चूंकि हमने एडी वैल्यू 171 रखा हुआ है तो आज ये आ गया और इसने उसको रिप्लेस कर दिया, और ये करना चाहिए था इसको। ठीक है जी। तो EIGRP का अप हो जाना, इस डिफ़ॉल्ट राउट का यहाँ पे आ जाना आपके डीएम वीपीएन की कॉन्फ़िगरेशन जो है उसके ठीक होने की निशानदेही भी है। प्लस आप अपनी वो रेगुलर कमांड जो डीएम वीपीएन वाली हैं वो देख सकते हैं आप यहाँ पे शो IP NHRP करें, आपको वो दो मैपिंग नज़र आ रही होंगी, और ये भी डायनामिक हैं। वो दोनों ने NHCs ने अपने आप को यहाँ पे आके रजिस्टर करवाया है। उसके बाद वो जो अगला काम होता है एक स्पोक से दूसरे स्पोक पे डायरेक्ट जाने वाला, उसके लिए आपको पता है पहली दफ़ा तो डायरेक्ट जाता नहीं है, उसके लिए आपको एक दफ़ा वो करना पड़ेगा ट्रेस। ठीक है, तो उसके बाद इंफॉर्मेशन, लेकिन पहले ज़रा यहाँ पे कमांड देते हैं ना, शो IP राउट करें, शो IP राउट EIGRP, और यहाँ पे अब आप देखें तो अच्छा इधर आपको शो IP राउट VRF लोकल SP भी करें साथ में। ठीक है, तो VRF लोकल SP में तो नहीं, ठीक है, क्योंकि वो जो टनल आपकी क्रिएट हुई हुई आप देख लें, टनल इंटरफेस यहाँ नहीं है, टनल बनी उसी के अंदर है ग्लोबल टेबल में, बट टनल का जो रेफरेंस है वो ये इंटरफेसेस हैं। टनल यहाँ नहीं है, टनल आपको यहाँ नहीं दिखाई देगी, टनल VRF के अंदर नहीं बनानी है आपने, टनल ग्लोबल टेबल ही में बनेगी, बट टनल का जो रेफरेंस है वो आपका वो मौजूद है VRF में, इसलिए मैंने टनल VRF लोकल SP की कमांड वहाँ पे दी थी, क्योंकि टनल के जो सोर्सेज थे वो VRF में है, और टनल आपने उसके अंदर बिल्कुल नहीं बनानी। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आप शो IP राउट करें तो आपको ये ग्लोबल टेबल में EIGRP से राउट आते हुए नजर आ रहे हैं, और ये सब के सब देख लें, ये नेक्स्ट टॉप सारों का जो है वो कौन है, ये किसका IP है, ये हब का IP है, यही होना चाहिए था। ठीक है, अच्छा अब मैं R18 पे बैठ के R19 का, वैसे देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से R19 का लूप बैक यहाँ नज़र आ रहा है, तो इसको करते हैं जी पिंग। ठीक है, ट्रेस करते हैं पहली दफ़ा 123.19.19.19, इसको पहली दफ़ा तो हब से ही जाना चाहिए ना, जाने दें, और जब ये एक दफ़ा हब के पास जाता है तो आइंदा से वो जो रीडायरेक्ट की कमांड है वो R18 को शॉर्टकट बता देगी, और फिर उसके बाद क्या होगा, ये शॉर्टकट से जाएगा। न्यूमेरिक कर लेना चाहिए था, ये जल्दी हो जाता। ये देख लें, ये अभी हब से गया है ना। अच्छा, इस एंट्री के बाद क्या होता है राउटिंग टेबल पे, तो सिर्फ एक फ़र्क ये नज़र आता है, वो एक परसेंटेज का साइन आ जाता होता है, ऐसा ही है। जरा शो IP राउट करके देखें दोबारा, शो IP राउट EIGRP, ये देखें आ गया परसेंटेज का साइन। दिस परसेंटेज साइन शोज कि आपकी सेफ ओवरराइड हो गई है, डेटा प्लेन ओवरराइड हो गया है। तो आप यहाँ पे शो IP सेफ करें, शो IP सेफ में अब आप देखें ये अब .25 की बजाय इन पे .27 आ गया, और .27 वो उसका IP होगा ना, R19 का जो टनल का IP है। दैट क्लियरली शोज कि अब मैं 123.19.19 करूंगा। चलें आगे न्यूमेरिक लिखते हैं, तो ये देखें सीधा किधर गया है, और ये सवाल की रिक्वायरमेंट थी, फेज 3 इंप्लीमेंट हो, स्पोक टू स्पोक डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो, तो हर लिहाज से हमने उसको वेरीफाई भी कर लिया है। अच्छा, ये हमारे इसमें बूट कैंप में सुलेमान साहब हैं, तो उन्होंने इसको एक डिफरेंट iOS के वर्जन के ऊपर ट्राई किया था, तो ये डेफिनेटली जी iOS डिपेंडेंट हो सकता है। आप ये समटाइम ये भी होता है कमांड चल जाती हैं लेकिन आउटपुट जो आनी चाहिए वो आती नहीं है। ठीक है, तो ये जो मैं यहाँ पे इस वक्त जो iOS का वर्जन IOU में यूज़ कर रहा हूँ, ये वैसे हम गूगल पे भी देख सकते हैं कि डीएम वीपीएन का जो फेज 3 है वो सिस्को के किस किस iOS वर्जन पे सपोर्टेड है। तो अगर आपने GNS3 में भी करना तो आप वो वाला iOS वर्जन डाउनलोड करके इस्तेमाल कर लें। बट यहाँ पे जो हम राउटर 18 19 पे जो मैंने ये आपको बताया था iOS का वर्जन मुख्तलिफ है। ठीक है जी, तो वो जो हम iOS का वर्जन यूज़ कर रहे हैं उसमें ये 100% ठीक आउटपुट आपको देता है।
ले जी, तो इसी के साथ आपका ये 3.3 क्वेश्चन जो है ये हो गया है मुकम्मल। मेरा नहीं ख्याल कि आपको वो बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी हुई होगी, ठीक है। जो पैरामीटर्स नए ऐड हुए हैं बिल्कुल वो सेंसेबल चीज़ें थी। लाइक वो टनल का रेफरेंस जो है वो वीआरएफ में मौजूद है, तो टनल को बताना तो पड़ेगा, पॉइंट आउट तो करना पड़ेगा, तो उसकी एक कमांड एक्स्ट्रा ऐड हुई है। बाकी सवाल के अंदर आपके वो लिखे हुए थे पैरामीटर्स, बैंडविड्थ वगैरह, वो आपने एज इट इज़ उनकी कमांडें टाइप कर देनी है। बाकी कोई कुछ एज सच नया नहीं था इसमें। ले जनाब, और वो जो उसने वो समरी वाला कहा था कि R18 19 ना भेजें, उसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं है, क्योंकि ना तो कोई समरी थी उधर, ना उसने कोई जाना था। जी हाँ जी, हाँ जी, दोबारा बोलिएगा। ठीक है, वो हिशाम ने एक क्वेश्चन पूछा है कि वो आपने ना एक मल्टी कास्टिंग का ये पार्ट इसी के ऊपर हमने सॉल्व किया था, ठीक है। तो इन्होंने पॉइंट आउट किया कि वो तो हमने कमांडें दी थी ऑलरेडी टनल के ऊपर, तो वो नज़र नहीं आ रही। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, मैंने आज से पहले आपको जितनी भी क्लासेस पढ़ाई हैं वो अपने घर से बैठ के पढ़ाई थी। तो आज मैं अपने ऑफिस में अभी कॉर्बेट में बैठा हूँ तो वहाँ से पढ़ा रहा हूँ। ये वाला सर्वर डिफरेंट है, इस पे मैंने वो पिम जो है वो कन्फिगर नहीं किया हुआ, बाकी सारी लैब कन्फिगर्ड है, वो पिम वाला सवाल कन्फिगर्ड नहीं है। तो वो पिम वाला जो मल्टीकास्टिंग वाला क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम लेटर ऑन उसको वेरीफाई कर लेंगे, क्योंकि वो काफ़ी सारी वेरिफिकेशन ऐसी है जो कि आपको बताया हुआ सेक्शन 4 और 5 के बाद हमने करनी है। अगर पिम वाकई इनेबल इस पे वो हमारी प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन होती तो हम उसको भी आज वेरीफाई कर सकते थे, और उसमें आपने वो एक आईपी को पिंग करना था और वो पिंग हो जाएगा डेफिनेटली। हम उसे स्किप नहीं करेंगे, हम उसको अपने नेक्स्ट यानी सेक्शन 4 और सेक्शन 5 जब कंप्लीट करते हैं तो मैं आपके सामने ही, अगर मैं इसी इसी सेटअप पे बैठा हुआ तो मैं आपको इसी के ऊपर वो इम्प्लीमेंट करके कमांड्स तो आपके साथ जो है वो शेयर कर लूँगा, ठीक है जी। मतलब उसके रिजल्ट्स भी हम वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो उसकी वेरिफिकेशन बाकी है, कॉन्फ़िगरेशन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो 3.3 तक डन हो गया। अब चलते हैं आगे 3.4। 3.4 का ताल्लुक भी डीएम वीपीएन के साथ है। अब आप सोचेंगे डीएम वीपीएन में और तो कुछ बचा ही नहीं, तो अब और क्या हो सकता है। तो इसमें अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने जो अभी एक वीपीएन बनाया और एक यानी टनल्स बनाई, तो वो टनल तो बन गई, इसका काम कनेक्टिविटी कराना था, कनेक्टिविटी हो गई, कम्युनिकेशन कराना था, कम्युनिकेशन आपके सामने हो रही है। लेकिन अब इसमें इशू ये है कि ये जो टनल है ना ये सिक्योर नहीं है ना, क्योंकि ये देखें ये ओवर द पब्लिक नेटवर्क है, तो पब्लिक नेटवर्क सिक्योरिटी जो है वो भी आपको दरकार होगी। तो ये टनल सिक्योर नहीं है, ना तो टनल सिक्योर है और ना ही टनल के थ्रू जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो सिक्योर है। सिक्योरिटी के लिए मैंने पहले भी बताया था आपको कि वीपीएन का बुनियादी काम ही होता है आपको आपके प्राइवेट नेटवर्क को पब्लिक नेटवर्क में जो दूसरे प्राइवेट नेटवर्क्स हैं उनसे आइसोलेट कर देना। आइसोलेशन तो हो गई, आपका अपना एक प्राइवेट नेटवर्क इस्टेब्लिश हो गया और जो दूसरे प्राइवेट नेटवर्क से बिल्कुल आइसोलेटेड है। लेकिन इसको अगर आप, अब ऑप्शनल फीचर है ना अगला, तो ऑप्शनल फीचर ये है कि मैं चाहता हूँ ये मेरा जो वीपीएन बना है ये सिक्योर भी हो जाए। तो इसको अब सिक्योर करने के जो मेथड्स हैं अब अगले सवाल में उन पे बात होगी। अच्छा, मैं आपको वैसे थोड़ा सा अपना प्रोफाइल बता देता हूँ। मेरी जो शुरू से को 11 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी जो प्राइमरी लाइंस है ना वो 3 है। सबसे पहला सर्विस प्रोवाइडर, उसके बाद राउटिंग एंड स्विचिंग एंड डेटा सेंटर, ये 3 सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाता हूँ। इन्हीं की एक्सपर्ट लेवल्स की मेरी सर्टिफिकेशंस भी हैं, CCIE भी और HCI जो हवावे का है वो भी। लेकिन जो सिक्योरिटी वाली साइड है वो मेरी बिल्कुल भी नहीं है। हमारे मतलब कॉर्बेट में दूसरे इंस्ट्रक्टर्स हैं जो सिक्योरिटी के सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, CCNA से CCIE तक। तो अब जो अगला टॉपिक है जो 3.4 है उसमें सिक्योरिटी इन्वॉल्व है, ठीक है जी। जो कि मेरा प्राइमरी सब्जेक्ट वैसे तो नहीं है, तो लेकिन मैं ही आपको वो पढ़ाऊंगा और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ भी आ जाएंगी उसमें, ठीक है जी।
और बहरहाल हमारी राउटिंग स्विचिंग वाली साइड हो, डेटा सेंटर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, लेकिन एंटरप्राइज के अंदर भी और सर्विस प्रोवाइडर के अंदर सिक्योरिटी तो बहरहाल शामिल ही होती है। तो एक हद तक सिक्योरिटी का बिल्कुल हमें भी जो है वो पढ़ना तो पड़ता ही है। तो वैसे मैं आपको बता रहा हूँ सिक्योरिटी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको जो है वो 3.4 अभी पढ़ाता हूँ, जिसमें हम सिक्योरिटीज़ को डिस्कस करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो अच्छे से समझ भी आ जाएगी। अच्छा जी, अब 3.4 में भी मुझे कुछ थोड़ा सा काम ये करना पड़ेगा। एक तरीका तो ये था, मैं आपके सामने सवाल रखता और कहता ये कमांड है, ये इस पे आप इनको रटा लगा लें और ये 3.4 के लिए इसको आप छाप दीजिएगा एग्जाम में, आपका सवाल हो जाएगा। तो लेकिन नहीं, इसमें यह है कि जो टेक्नोलॉजी 3.4 में इस्तेमाल हुई है वो मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा कि इसमें हम क्या करने की कोशिश करने लगे हैं, ठीक है। और पहले फ्लो समझाऊंगा, यानी आप थोड़ी देर फिर लैब से हटना पड़ेगा, जिस तरह मैंने डीएम वीपीएन के लिए आउट ऑफ द वे जाके आपको एक्सप्लेन किया, तो इसके लिए भी थोड़ा सा मैं लैब से हट के मैंने आपके लिए थोड़ा सा ना इसमें भी कंटेंट क्लास से पहले भी यहाँ पे अरेंज किया था, तो वो कंटेंट मैं आपके सामने रखता हूँ और उधर से आपको जो है वो मैं 3.4 के लिए जो हमें थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड चाहिए वो पहले आपको देता हूँ, फिर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक हो गया जी, चलें जी। इसको मैंने आपके लिए कुछ नोट्स अभी लिखे हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको जरा पहले समझ लेते हैं। अच्छा, आप में से अगर किसी ने पहले से सिक्योरिटी पढ़ी हुई है ना, सीसीएनए सिक्योरिटी, सीसीएनपी सिक्योरिटी या जिस मर्जी लेवल की सिक्योरिटी, शायद आप लोगों को ये पहले से ही आता हो, ये इन कॉन्सेप्ट्स का पता हो। नहीं पता तो इंशाल्लाह आज पता लग जाएगा। ओके, अच्छा जी, ये अब जो डीएम वीपीएन को अब आपने सिक्योर करना है, तो डीएम वीपीएन की सिक्योरिटी के लिए जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करेंगे, जो टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, दैट इज कॉल्ड आईपीसेक। ठीक है जी, आईपी सिक्योरिटी, इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, इट इज कॉल्ड आईपीसेक। हमें डीएम वीपीएन के ऊपर आईपी सेक कन्फिगर करना पड़ेगा, आईपी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, इसको आईपी सेक कहते हैं। ठीक है जी, इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। अच्छा, अब ये जो आईपी सेक है, इसको जब आप इंप्लीमेंट करते हैं, तो इसको इंप्लीमेंट जब आप कर रहे होंगे तो इसमें दो फेजेस होते हैं बेसिकली। इसमें से एक फेज को कहा जाता है, इसको प्रोनाउंस वैसे आइक किया जाता है, आप आई के ई कह सकते हैं, आइक कह सकते हैं। तो आइक फेज 1 एंड आइक फेज 2, देयर आर टू फेजेस। ठीक है जी, आईपी सेक को, आईपी सिक्योरिटी को अगर आपने इंप्लीमेंट करना है ओवर डीएम वीपीएन, अच्छा जरूरी नहीं है ओवर डीएम वीपीएन ही हो, किसी भी तरह के लिंक के ऊपर आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं इसको, उसे सिक्योर करने के लिए। ठीक है जी, तो हमने अपनी एक्सटर्नल को सिक्योर करना जो बनाया, तो इसमें देयर आर टू फेजेस, आइक फेज 1 एंड आइक फेज 2। अच्छा, ये सिक्योरिटी की टर्मिनोलॉजी जो है ना, जरा डाइजेस्ट थोड़ी मुश्किल से ही होती हैं। ठीक है, तो लेकिन अगर आप पहले से नहीं पढ़ा हुआ तो ये मेरे आप वीडियोस एक दो दफा इसको रिवाइज करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। अब आइक से क्या बनता है, फॉर एग्जांपल उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आइक मींस इंटरनेट की एक्सचेंज। आइक स्टैंड्स फॉर इंटरनेट की एक्सचेंज, आइक स्टैंड्स फॉर इंटरनेट की एक्सचेंज। तो इंटरनेट की एक्सचेंज फेज 1, इंटरनेट की एक्सचेंज फेज 2। तो ये दो फेजेस हैं, इसके दो मराहिल हैं जिसमें आप इसको इंप्लीमेंट करते हैं। अच्छा, मैं इसमें बता देता हूँ पहले जरा जनरली, आइक का फेज 1 क्या करता है। आइक का फेज 1 का काम ये है कि जो आपके दो एंड पॉइंट्स है ना, उनके दरमियान एक सिक्योर चैनल डेवलप करना। चैनल तो आपको ऑलरेडी है ना, उसको सिक्योर करना, यानी कि सिक्योर चैनल डेवलप करना, एक सिक्योर चैनल बनाना, एक सिक्योर रास्ता बनाना, ये आइक फेज 1 का काम है। और जो आइक फेज 2 है, आइक फेज 2 क्या करता है, आइक फेज 2 की जिम्मेदारी ये है कि इस सिक्योर चैनल के अंदर अब जो आपकी कम्युनिकेशन होगी, उस कम्युनिकेशन को सिक्योर करना। इसमें ज़हन में पॉइंट एक आता है कि सर जब एक सिक्योर चैनल बन गया तो उसके अंदर जो कम्युनिकेशन होगी वो सिक्योर ही होगी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं फॉर डबल सिक्योरिटी, इसके अंदर डबल सिक्योरिटी हो जाएगी। पहले तो आपने सिक्योर चैनल डेवलप किया, उसके बाद उस चैनल के अंदर जो कम्युनिकेशन हो रही है उसको फर्दर आप सिक्योर करेंगे। और सिक्योर करने के लिए करना आपको क्या है, आपको सिर्फ वो एनक्रिप्शन इंप्लीमेंट करनी है। आपका जो भी डेटा होगा, जिस मर्जी किस्म का डेटा होगा, उसको आप एनक्रिप्ट कर देंगे। ये वीपीएन के अंदर जो सिक्योरिटी होती है हमेशा, उसमें आप यही देख रहे होंगे कि आप मुख्तलिफ एनक्रिप्शन मेथड जो हैं
वो अप्लाई करेंगे तो आपका जो भी डेटा है वो एनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा होगा। ठीक है जी। तो हर जगह पे हर वीपीएन के अंदर जब हम सिक्योर करने की बात करते हैं तो उसमें एनक्रिप्शन ही मेन एक इंग्रेडिएंट होता है। तो आइक फेज वन के अंदर क्या करना है, एक सिक्योर चैनल डेवलप करना है। जाहिर है वो सिक्योर चैनल डेवलप करने के लिए भी आपको फिर मुख्तलिफ अब आगे फर्दर पैरामीटर्स चाहिए होंगे, वो हम अभी डिस्कस करते हैं क्या होते हैं। और फिर उसके बाद उसके अंदर जो आगे कम्युनिकेशन होनी है उसको सिक्योर करने के लिए मुख्तलिफ पैरामीटर्स कन्फिगर करने होंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो क्या है, यानी आइक फेज वन के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, उसमें क्या चीज़ होती है। तो ये देखें मैंने यहाँ पे नोट्स बड़े सिंपल करके इसका जो पूरा निचोड़ था ना वो मैंने आपके लिए यहाँ पे निकाल के लिख दिया है। आइक फेज वन में होता ये है, मेरी आवाज़ कट तो नहीं रही मेरी तरफ, क्योंकि एक मैसेज आ रहा है ये इसका गो टू मीटिंग का कि मेरी आवाज़ शायद आप तक ड्रॉप होके पहुंच रही है, लेकिन ये खुद ही भी ठीक हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ओके ओके ओके। तो आइक फेज वन जो है उसमें हम करते क्या है, आइक फेज वन में हमें क्या करना होगा। आइक फेज वन के अंदर हमें एक आइजा केएमपी पॉलिसी डिफाइन करनी है। आइक फेज वन में आइजा केएमपी पॉलिसी, अभी आइजा केएमपी क्या है देखें ना, अजीबो गरीब किस्म के नाम आपको सिक्योरिटी के अंदर, आइजा केएमपी। ठीक है जी। इसको आइजा कैम्प भी प्रोनाउंस करते हैं, आइजा केएमपी भी करते हैं। तो आइजा केएमपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी एसोसिएशन की मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो इट्स अ प्रोटोकॉल। ठीक है जी। तो इस प्रोटोकॉल को यूज करते हुए हमने एक पॉलिसी डिफाइन करनी है। ठीक है। और जाहिर सी बात है, अगर हमारी वो जो हमने जो सबसे पहले फेज वन में कर क्या रहे हैं, एक सिक्योर चैनल डेवलप करना है। तो जो सिक्योर चैनल हमने डेवलप करना है तो उसके लिए पॉलिसी जो है वो बोथ एंड्स के ऊपर, यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों तरफ हमें एक पॉलिसी डेवलप करनी होगी। और जो पॉलिसी है उसके जो पैरामीटर्स हैं वो दोनों तरफ सेम होने चाहिए। अब इस आइजा केएमपी पॉलिसी के अंदर क्या कुछ होता है, वो कौन से पैरामीटर्स हैं, ये आपके लिए कोई इतने मुश्किल चीजें नहीं होंगी। तीन तीन से चार चीजें हैं जी इसमें। एक तो आपको ऑथेंटिकेशन मेथड बताना है। ये आपसे पूछे, यानी आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि इस पॉलिसी के अंदर ऑथेंटिकेशन मेथड आपने क्या इस्तेमाल करना है। ऑथेंटिकेशन बेसिकली क्या होती है, ऑथेंटिकेशन बेसिकली ये है कि आप जो है वो कोई ना कोई पासवर्ड जो है या कोई ना कोई की जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। अब वो की को इम्प्लीमेंट करने का तरीकाकार क्या होगा वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन मेथड में जो भी आपका पासवर्ड होगा उसको इंप्लीमेंट करने का तरीकाकार क्या है। इसमें दो ऑप्शन होती हैं, एक होता है प्री शेयर्ड और एक होता है आरएसए। आरएसए जो है उसको एक्सटर्नल सिग्नेचर्स भी बोलते हैं। आपने अगर आज तक कहीं पे भी ये की वगैरह इंप्लीमेंट किया ना तो आपने, यानी आप ओएसपीएफ में करते हैं वो प्री शेयर्ड होती है, ईआईजीआरपी में ऑथेंटिकेशन करते हैं प्री शेयर्ड होती है, बीजीपी में करते हैं प्री शेयर्ड होती है। अभी चंद मिनट पहले आपने एनएचआरपी में किया वो प्री शेयर्ड है। प्री शेयर्ड का क्या मतलब है, एक पासवर्ड आपने कन्फिगर किया है, ठीक है जी, और वो पासवर्ड आपको पता है एग्जैक्टली क्या है क्योंकि आप ही ने कन्फिगर किया। वो पासवर्ड जनरेट आपने किया है, वो पासवर्ड किसी प्रोटोकॉल से जनरेट करवाया नहीं आपने। ठीक है जी, किसी टूल को यूज करते हुए पासवर्ड आपने जनरेट नहीं कराया। ये आरएसए एक्सटर्नल सिग्नेचर में ये होता है कि इस मेथड से खुद से पासवर्ड जनरेट होता है। लेकिन प्री शेयर्ड में क्या है, पासवर्ड आप डिफाइन करेंगे और आपको फिर ये बाकी डिवाइसेस के साथ खुद शेयर करना पड़ेगा। यानी आपने हब पे पासवर्ड लगा दिया तो स्पोक्स को आपको पासवर्ड बताना पड़ेगा कि जनाब मैंने अपनी तरफ जो है पासवर्ड वो 4567 जो भी था 45678 की, ये आपने पासवर्ड अपनी तरफ रखना है, तब एनएचआरपी जो है वो एक्सचेंज कर सकेगा अपने मैसेजेस को, एनएचआरपी रेजोल्यूशंस कर सकेगा। ठीक है जी। तो ये दो मेथड्स हैं, या प्री शेयर्ड होता है आप डिफाइन करते हैं और आप बाकी ब्रांचेस के या साइट्स के एडमिनिस्ट्रेटर को खुद बताते हैं कि ये पासवर्ड अपनी तरफ कॉन्फ़िगर करो। और आरएसए जो है ये खुद से एक पासवर्ड जनरेट करता है। हमारे केस में अभी आरएसए यूज नहीं होगा तो लिहाजा उसको हम डिस्कस नहीं करते। उसके बाद आ जाते हैं जी एनक्रिप्शन एल्गोरिदम। ऑथेंटिकेशन एक अलग चीज है, एनक्रिप्शन एक अलग चीज है। आपके डेटा को एनक्रिप्ट कर देना, क्लियर टेक्स्ट से उसको
साइफर टेक्स्ट में ले आना, यानी आपका जो भी डेटा, वो जो भी जिस किस्म का भी मैसेज है वो पढ़ा ना जा सके, ठीक है जी, उसको डिफरेंट अजीबो गरीब से करेक्टर के अंदर एनक्रिप्ट कर देना। तो एनक्रिप्शन जाहिर है मैंने और आपने तो नहीं कर देनी, उसके लिए भी हमें कोई ना कोई टेक्निक, कोई ना कोई प्रोटोकॉल, कोई ना कोई एल्गोरिदम चाहिए। तो एनक्रिप्शन एल्गोरिदम हमारे पास जनाब ये हैं, ये डेस, और इसको ट्रिपल डेस कहा जाता है, AES है। अच्छा, अब इनमें मैं फिलहाल आपको ये बता सकता हूँ, AES जो है इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। AES इज बेटर देन ट्रिपल डेस एंड ट्रिपल डेस इज बेटर देन डेस, ठीक है जी। तो इनमें सबसे जो स्ट्रांग एनक्रिप्शन एल्गोरिदम है वो AES है, ठीक है जी। उसके बाद जनाब हैशिंग एल्गोरिदम, आपको हैशिंग डिफाइन करनी है। हैशिंग का काम ये होता है जी, हैशिंग जो है वो आपके डेटा की इंटेग्रिटी का ख्याल रखती है, यानी पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ जो भी चीज आपने एक्सचेंज की है, वो पासवर्ड है, वो डेटा है, वो की है, जो कुछ भी है, तो ये जो मीडियम दरमियान में एक फिजिकल मीडियम इस्तेमाल हो रहा है, फिजिकल मीडियम में किसी भी किस्म के इंटरप्शन हो सकती है। लाइक अगर ये कॉपर का मीडियम है तो आपको पता है कॉपर के अंदर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होती है। अगर आपकी कोई डेटा केबल के पास से कोई हाई टेंशन वायर आपकी गुजर जाए इलेक्ट्रिसिटी की, तो उसका जो उसके गिर्द एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा होता है, उसकी वजह से आपकी केबल के अंदर एक्स्ट्रा वोल्टेज, एक्स्ट्रा करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, तो जिसकी वजह से आपका डेटा जो है वो करप्ट हो सकता है, ठीक है जी। तो आपने इस चीज को भी आप चेक करना है कि ए ने बी की तरफ जो चीज भेजी है, बी को एग्जैक्टली वही चीज रिसीव भी हुई है कि नहीं हुई। तो ये हैशिंग एल्गोरिदम इन चीजों को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो हैशिंग का काम आपके डेटा की इंटेग्रिटी को चेक करना है। उसके बाद जनाब ये DH मैंने लिखा हुआ है, ये डेफी हेलमैन है, इसका पूरा नाम भी अभी कॉन्फ़िगरेशन में सामने आ जाएगा। DH मेथड या डेफी हेलमैन मेथड फॉर सिक्योर की एक्सचेंज ऑन इनसिक्योर लिंक। देखें ये जो फेज 1 है, फेज 1 कंप्लीट होने से पहले तो ये लिंक इनसिक्योर ही है ना। फेज 1 जब इंप्लीमेंट हो जाएगा, जब वो सिक्योर चैनल इस्टेब्लिश हो जाएगा, उसके बाद आप कहेंगे कि अब ये बन गया सिक्योर चैनल, लेकिन उससे पहले तो चैनल सिक्योर नहीं है। तो आप वो जो पासवर्ड्स कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, आप जो एल्गोरिदम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, आप जो ऑथेंटिकेशन मेथड्स कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ठीक है, वो तो जब टनल बन जाएगी उनकी बेस के ऊपर तब सिक्योर होगा। तो आप लेट से वो अपने हैशिंग एल्गोरिदम की इंफॉर्मेशन, एनक्रिप्शन एल्गोरिदम की इंफॉर्मेशन, अपने पासवर्ड को, वो जो इनिशियली आपकी आपस में निगोशिएशन होगी डिवाइसेस की, वो तो ओवर द इनसिक्योर लिंक हो रही है ना। तो इनसिक्योर लिंक के ऊपर वो जो आपके ए का पासवर्ड क्या है और बी का पासवर्ड क्या है, इनको आपस में निगोशिएट करना पड़ेगा ना। जब वो पासवर्ड्स आपस में मैच कर जाएंगे तो तब हम कहेंगे जनाब ये अब एक सिक्योर लिंक एस्टैब्लिश हो चुका है, ठीक है। तो वो जब पासवर्ड एक्सचेंज हो रहे होंगे वो एक इनसिक्योर लिंक के ऊपर हो रहे होंगे, तो वो पासवर्ड हमने एक्सचेंज कराने हैं। ए के जो पैरामीटर्स हैं, लेट से ए पे मैंने हैशिंग एल्गोरिदम रख दिया, लेट से ये शाह, मैंने ए पे एनक्रिप्शन एल्गोरिदम रख दिया AES, ए पे मैंने एनक्रिप्शन मेथड रख दिया प्री शेयर्ड, तो ये बी को कैसे पता चलेगा? बी को कोई होगा जो जाके बताएगा ना कि ए के ये पैरामीटर्स हैं। और जो बी है, इसी तरह बी के ऊपर भी मैं ऑथेंटिकेशन मेथड कॉन्फ़िगर करूंगा, एनक्रिप्शन एल्गोरिदम कॉन्फ़िगर करूंगा, हैशिंग एल्गोरिदम कॉन्फ़िगर करूंगा, उसको एक पासवर्ड बताऊंगा, ठीक है जी। तो वो पासवर्ड बी से ए तक कैसे पहुंचेगा? बी के पैरामीटर्स क्या हैं जो कि ए से मैच होने चाहिए, तो वो मैच कैसे होंगे? निगोशिएशन चाहिए। तो वो निगोशिएशन कौन कराता है? वो डेफी-हेलमैन मेथड। डेफी-हेलमैन अगेन आप यूं समझ लें एक प्रोटोकॉल है जिसका काम ये इनसिक्योर लिंक के ऊपर ये जो आपकी कीज हैं, ये जो जो भी पैरामीटर्स आपने ऊपर डिफाइन किए हैं, इनको एक्सचेंज करवाना, ये डेफी-हेलमैन मेथड का काम है। तो ये आइक फेज 1 में ये 4 चीजें होंगी। आप एक आइजा KMP पॉलिसी बनाएंगे, उसके अंदर अब ये 4 बातें होती हैं। ऑथेंटिकेशन मेथड क्या है, एनक्रिप्शन एल्गोरिदम क्या है, हैशिंग एल्गोरिदम क्या है, उसके बाद वो डेफी-हेलमैन मेथड को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। ये इन 4 पैरामीटर्स की बेस के ऊपर आप जो हैं वो
फेज वन को कंप्लीट कर लेंगे और एक सिक्योर चैनल इस्टेब्लिश हो जाएगा जब ये दोनों आपस में पैरामीटर्स को अपने एक्सचेंज कर लेंगे और दोनों तरफ वो जो पॉलिसी आइजा की एमपी पॉलिसी जो है इट शुड बी सेम ऑन बोथ साइड्स, तो पैरामीटर्स उनके सेम होने चाहिए, तो तब वो आपका सिक्योर चैनल इस्टेब्लिश हो जाता है। अच्छा, जब सिक्योर चैनल इस्टेब्लिश हो गया, अब अगला काम क्या है, उसमें से कम्युनिकेशन करानी है। अब आपका यूजर डेटा अब जाना शुरू होगा। जो पहले डेटा था वो क्या था, वो पहले ऑथेंटिकेशन मेथड का डेटा था। पहले डेटा ये था कि मैंने प्री शेड कन्फिगर किया कि आरएसए मेथड यूज किया है, मेरा पासवर्ड क्या है, मेरा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम एईएस है या 3 है, मेरा हैशिंग एल्गोरिदम शाह है कि एमडी5 है। पहले डेटा ये था। अब जब ये लिंक स्टैब्लिश हो गया, अब मैं कौन से डेटा की बात कर रहा हूं, अब यूजर डेटा की बारी आई है। अब मेरा और आपका डेटा इस टनल में से जो गुजरना है उसकी सिक्योरिटी की बारी आएगी। तो जनाब, मेरा डेटा हो या ये एनक्रिप्शन एल्गोरिदम का डेटा हो, डेटा की सिक्योरिटी से मुराद तो यही है, आप उसके लिए एनक्रिप्शन इंप्लीमेंट कर देंगे, आप उसके लिए हैशिंग इंप्लीमेंट कर देंगे, यानी जो पैरामीटर्स यूं समझ लें ऊपर टनल बनाने के लिए थे, सिक्योर चैनल बनाने के लिए थे, वही ऑलमोस्ट पैरामीटर जो है वो आपके आइक फेज 2 में कम्युनिकेशन के लिए होंगे। तो ये जरा लाइन पढ़ लेते हैं। कहता है कन्फिगर ट्रांसफॉर्म सेट एंड अप्लाई। जिस तरह ऊपर क्या था, डिफाइन क्या करना था, आइजा केएमपी पॉलिसी बनानी थी और उसको अप्लाई करना था, ठीक है जी। नीचे क्या करना है, आइक फेज 2 में कम्युनिकेशन के लिए ट्रांसफॉर्म सेट बनाया जाता है और उसको अप्लाई किया जाता है फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन। अच्छा, अब आइजा केएमपी पॉलिसी में तो ये 4 पॉइंट्स है ना जो ऊपर वाले हैं, तो नीचे अब ये फेज 2 में ट्रांसफॉर्म सेट के अंदर क्या चीज होती है। ट्रांसफॉर्म सेट के अंदर 2 प्रोटोकॉल्स हैं जी, एक ईएसपी है और एक एएच है। मैं इनको बताता हूं इनमें क्या फर्क है। उसके बाद फिर जनाब आपको ये ट्रांसफॉर्म सेट का एक मोड होता है। मोड या तो टनल मोड होता है या फिर आपका ये पीआर नहीं है, ये और है, टनल मोड होता है या फिर ट्रांसपोर्ट होता है। तो ईएसपी करेंगे तो क्या होगा, एएच करेंगे तो क्या होगा, टनल रखेंगे तो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट रखेंगे तो क्या होगा। ये मैं आपको एक स्लाइड से दिखाता हूं जी। इसके लिए मैंने एक स्लाइड जो है वो सिंपल हो जाएगा मेरे लिए, आपको बताना इजी हो जाएगा, आपके लिए समझना इजी हो जाएगा। ये जनाब फर्क है ESP और AH का। ESP स्टैंड्स फॉर एनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड एंड ये जो AH है उसका मतलब है जी ऑथेंटिकेशन हेडर। थोड़ा थोड़ा इनके नामों से भी कुछ इंफॉर्मेशन समझ आ रही है, लेकिन अगर आप अब गौर करते हैं इन पे, ये ESP क्या है, कहता है प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर एनक्रिप्टिंग, ऑथेंटिकेटिंग एंड सिक्योरिंग ऑफ डेटा। ठीक है, ये बाकी इंफॉर्मेशन इसकी फिलहाल वो अलग चीज है, आप ये पहली इन लाइनों पे गौर करें। प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क, ये आपको फ्रेमवर्क दे रहा है किसके लिए, एनक्रिप्शन के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए और सिक्योरिटी ऑफ डेटा के लिए। अगर आप राइट साइड वाली टेक्निक पे आ जाएं, ट्रांसफॉर्म सेट की, एएच वाले की, ऑथेंटिकेशन हेडर, इसमें क्या है, प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर ऑथेंटिकेटिंग एंड सिक्योरिंग ऑफ डेटा। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है नीचे मोर ओवरहेड, इसमें लिखा हुआ है लेस ओवरहेड, मोर ओवरहेड एंड लेस ओवरहेड। एक तो अगर आप ईएसपी यूज करेंगे तो ओवरहेड ज्यादा होगा, क्यों, और एएच यूज करेंगे ओवरहेड कम होगा, क्यों। दोनों में एक फर्क वाज़ेह है। अगर आप गौर से देखें तो ईएसपी आपको एक एक्स्ट्रा चीज प्रोवाइड कर रहा है विच इज एनक्रिप्शन। ठीक है जी, ऑथेंटिकेशन के साथ सिक्योरिंग द डेटा के साथ साथ एनक्रिप्शन प्रोवाइड कर रहा है, और ये जो आपका एएच है इसमें एनक्रिप्शन नहीं है, इसी वजह से लेस ओवरहेड है। तो अब अगर आप इसको मजीद समझने के लिए ये नीचे देखें इसमें, ठीक है, तो ये आपको इधर से भी बड़ा वाज़ेह तौर पे नजर आता है। ये न्यू आईपी हेडर का मतलब, अच्छा ये ऊपर इसने बताया हुआ है डेटा और उसके साथ आईपी हेडर, ये तो नॉर्मल आपका डेटा होता है ना, नॉर्मल पैकेट बन गया। ईएसपी के केस में क्या होगा, ये जो आपका ऊपर से डेटा था इसको ये देखें ईएसपी हेडर और ये ईएसपी ट्रेलर, ये इसको पहले क्या कर रहा है, एनक्रिप्ट कर रहा है, और बाहर एक्स्ट्रा चीज क्या है, ईएसपी ऑथेंटिकेशन, ये उसको ऑथेंटिकेट भी कर रहा है, यानी साथ में कुछ पासवर्ड्स वगैरह भी ऐड करेगा। ठीक है, एनक्रिप्ट करना अलग होता है, पासवर्ड साथ अटैच करना, की साथ लगाना, की साथ भेजना जो कि ऑपोजिट साइड पे मैच होगी, वो अलग बात होती है। तो ये डेटा को एनक्रिप्ट भी कर रहा है, ऑथेंटिकेट भी कर रहा है। लेकिन इसके बरक्स अगर आप वो ऑथेंटिकेशन हेडर को देखें तो उस टेक्निक में क्या हो रहा है, सिर्फ ऑथेंटिकेशन होगी, ठीक है, एनक्रिप्शन नहीं होगी। तो ये इन दोनों के अंदर, दोनों टेक्निक्स के अंदर फर्क है। तो डेफिनेटली अगर हम ज्यादा सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं
तो इन दैट केस हमें ईएसपी इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है जी, हम ईएसपी को यूज कर रहे होंगे। अच्छा, क्योंकि ईएसपी में हमें एनक्रिप्शन भी मिल रही है, यानी वो जो एनक्रिप्शन प्रोटोकॉल्स हैं मैंने बताया था ना, वो डैश 3 ट्रिपल डैश और एईएस, वो भी इसमें साथ मौजूद होंगे, यानी वो इसका हिस्सा होंगे। तो फिर जाहिर है आपका जो पैकेट का पे लोड है, यानी जो आपका पे लोड है, आपका डेटा है, उसका साइज जो है वो फिर बड़ा हो जाएगा। यानी आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपका ओवरहेड बढ़ जाता है, आप अपने रिसोर्सेज ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होंगे फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन। और अगर आपके पास सिक्योर रिसोर्सेज की कमी है, देन यू शुड गो फॉर ऑथेंटिकेशन हेडर। ठीक है, फिर आपको एएच इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपने एग्जाम में क्या करना है वो सवाल पढ़ लेंगे, पता लग जाएगा कि इन दोनों में से क्या करना है। और अब एक आखिरी पॉइंट फेज 2 के लिए, वो ये है जी, ये स्लाइड पढ़े। ये है वो जो मोड था ना, मैंने कहा था टनल भी हो सकता है और मोड जो है वो आपका ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ये ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर वाली लाइन जो है ये आपको बता रही, ऊपर वाली लाइन टनल के लिए, इफ मोड इज टनल। और याद रखिएगा सिस्को में ट्रांसफॉर्म सेट का मोड टनल होता है बाय डिफॉल्ट। ट्रांसफॉर्म सेट जो है ना फेज 2 में, उसका डिफॉल्ट मोड जो है वो टनल है ऊपर वाला। उसमें देखें हो क्या रहा है, उसमें आपका ओरिजिनल आईपी हेडर और डेटा, उन दोनों के ऊपर क्या लिखा हुआ है, एनक्रिप्टेड। यानी जो आपका डेटा है प्लस आपका ओरिजिनल आईपी हेडर। ओरिजिनल आईपी हेडर से क्या मुराद है, वो प्राइवेट आईपी, वो जो अंदर होते हैं। ठीक है जी, और बाहर जो होता है ये न्यू आईपी हेडर क्या चीज होती है, वो जो बाहर पब्लिक वाला होता है, आउटर हेडर। ठीक है, तो वो जो इनर हेडर में आईपी और डेटा दोनों ही एनक्रिप्ट हो जाते हैं इन केस ऑफ मोड टनल। लेकिन अगर आपका टनल का मोड ट्रांसपेरेंट हो, इन ट्रांसपेरेंट मोड ओनली द डेटा इज एनक्रिप्टेड। नीचे तस्वीर से भी नजर आ रहा है, ये सिर्फ आपके डेटा को एनक्रिप्ट करता है, आपके आईपी को, जो आपका ओरिजिनल आईपी हेडर है उसको एनक्रिप्ट नहीं करेगा। तो ये इन दोनों चीजों के अंदर फर्क है। तो बहरहाल जनाब, अगर आप अपने ओरिजिनल आईपीस को भी सिक्योर करना चाह रहे हैं कि मेरे प्राइवेट आईपी किसी को नजर ना आए, ठीक है जी, किसी कोई मेरा ये पैकेट किसी तरह खोल भी ले तो उसको समझ ही ना आए कि मेरा प्राइवेट आईपी एड्रेसेस क्या हैं, अगर आप उनको एनक्रिप्ट करना चाहते हैं तो आपको फिर टनल मोड जो है वो सेलेक्ट करना चाहिए। और अगर आप नहीं करना चाहते, सिर्फ डेटा को एनक्रिप्ट करना चाहते हैं, तो आप मोड जो है वो ट्रांसपोर्ट रखेंगे। मैंने कोशिश की है जी कि आपको जो टर्मिनोलॉजीज हैं आईपीसेक की, यानी आइक फेज 1 क्या है, आइक फेज 2 क्या है, उसके बाद उसके अंदर आइक फेज 1 में आपको एक आइजा केएमपी पॉलिसी बनानी है जिसमें वो 3 से 4 पैरामीटर्स होते हैं। उसके बाद आपको आइक फेज 2 के अंदर जो है वो ट्रांसफॉर्म सेट बनाना है जिसमें दो चीजें आपको बतानी है कि प्रोटोकॉल ईएसपी रखना है या एएच रखना है। ईएसपी और एएच का फर्क आपको पता है, एक में इंक्रिप्शन है, एक में है ही नहीं। और उसके बाद जो आपका टनल है, जो मोड है ट्रांसफॉर्म सेट का, बाय डिफॉल्ट टनल होता है। और अगर आप उसमें उसको ट्रांसपेरेंट ट्रांसपोर्ट रख दें तो फिर क्या होगा, वो आपके सामने है इस वक्त स्लाइड में। ठीक है, तो अब जरूरी नहीं है जी, ये तो कंप्लीट था ना, एक फुल पैकेज है मैक्सिमम ऑफ आईपीसेक। अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें जरूरी तो नहीं है कि ये सारी चीजें आपसे पूछी जाए कि ये भी इम्प्लीमेंट करो वो भी इम्प्लीमेंट करो। ठीक है जी, इनमें कुछ चीजें ऑप्शनल भी हो सकता है, वो आपसे कुछ पैरामीटर इनमें स्किप भी करा दे कि ये चीज आपने इम्प्लीमेंट नहीं करनी। वो तो अब आप सवाल पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि सवाल में हमसे क्या क्या कुछ पूछा गया है। तो लेट्स सी, मैं सवाल पे वापस आता हूं जी। 3.4, और मैं आपको ये बता दूं, ओ जी थैंक यू तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ जी कि इसमें अल्टीमेटली ये नौबत आप पे आ सकती है, फ्रेंकली स्पीकिंग, कि आप 3.4 को थक हार के रटाई लगा रहे हो, क्योंकि कमांड्स जो है वो कमांड का एक सिंटेक्स होता है। ठीक है जी, कमांड के सिंटेक्स की लॉजिक होना जरूरी नहीं है कि ये लफ्ज पहले क्यों आ रहा है, ये बाद में क्यों आ रहा है। ठीक है जी, तो एन मुमकिन आपको कमांड का सिंटेक्स थोड़ा सा मेमोराइज करने में टाइम लगे। उसकी मैं वजह बता देता हूँ। उसकी वजह ये है, ये हमारा रूटीन का काम नहीं होता मेरा और आपका, हम हर रोज बैठ के आईपीसेक नहीं बना रहे होते। राउटिंग से बड़ी पुराना ताल्लुक है मेरा भी और आपका भी। स्विचिंग हम लोग हर रोज इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो लिंक अप कर रहे हैं, आईपी असाइन कर रहे हैं, ये रूटीन की चीजें हैं। बेशक उनमें भी बड़ी ऊटपटांग किस्म की कमांडें होती होंगी, लेकिन हम आदत हो गई हुई है, इस चीज की भी आपको आदत नहीं है।
तो एन मुमकिन है इनिशियली आपको थोड़ा सा ये इन कमांड्स को जेन में रखने में प्रॉब्लम आए, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, प्रैक्टिस के साथ साथ आपके लिए ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आसान हो जाएगी। तो चलें जी, अगर आप सवाल पढ़ते हैं, नीचे लिखा हुआ है 3.4 इम्प्लीमेंट एनक्रिप्शन। ठीक है जी, इम्प्लीमेंट एनक्रिप्शन। तो कैसे इम्प्लीमेंट करनी है एनक्रिप्शन? अच्छा, एक बात मैं कहूंगा, इस लैब में ना सिस्को ने आपसे सवाल बड़े अच्छे तरीके से पूछे हुए हैं। ये A4 जो हम कर रहे हैं, इसके बाद आएगी A6, मतलब A4 के बाद वो A3 मैंने आपको बताना था ना कि वो माइनर डिफरेंस है, वो तो चले हो गई, लेकिन मेजर लैब जो अगली है वो A6 होगी A5 के बाद, सॉरी A4 के बाद। तो A6 में उसने क्वेश्चन इतने अच्छे तरीके से नहीं पूछे हुए, इतने वेल एलेबोरेटेड नहीं है। इसमें तो वो सवाल पूछते पूछते आपको थ्योरी बता देता पूरी। इस लैब में मैं ये कहूंगा कि इस लैब में उसने क्वेश्चन ही बड़े अच्छे तरीके से पूछे हुए। तो मैं आपको ये सवाल पढ़ के दिखाता हूं। कहता है सिक्योर द डीएम वीपीएन टनल, जो आपने बना ली है ऑलरेडी, यूजिंग आईपीसेक अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट, कन्फिगर आइक फेज 1 एज पर द फॉलोइंग। अब देखें वो कितना अच्छा है, वो आपको ये ना भी बताता कि ये आइक फेज 1 और ये आइक फेज 2 है, आपको पता होना चाहिए था, बट स्टिल वो आपको बता रहा है कि आइक फेज 1 में मैं आपको क्या पैरामीटर्स बता रहा हूं। कहता है यूज एईएस एज एनक्रिप्शन। ये तीन होते हैं ना, डीईएस, ट्रिपल डीईएस एंड एईएस। तो उसने कहा जी एईएस एनक्रिप्शन आपने इस्तेमाल करनी है। उन तीनों में से मैंने बताया था स्ट्रॉन्गेस्ट यही है, विद द प्री शेयर्ड की। अच्छा, अब प्री शेयर्ड की जो है ये ऑथेंटिकेशन मेथड है। इसका अल्टरनेट क्या था? RSA, वो जो आपके पास मेथड था जिसमें आप वो जनरेट करवाते हैं। ठीक है जी, RSA से आप कीज जनरेट कराते हैं, एक वो मेथड है, एक प्री शेड की वाला है। तो अब वो उसने आपको कहा जी प्री शेड की मेथड होगा, और की भी बता दी है। यानी ऑथेंटिकेशन क्या है? CCI, यानी पासवर्ड क्या है? CCI है, और ये प्री शेड होगा। ठीक हो गया। तो एक लाइन में कितनी बातें बता गया है? 3। एनक्रिप्शन इज AES, authentication method is pre-shared and authentication key is CCI। उसके बाद वो कहता है the key must appear in plain text, the key must appear in plain text in the configuration। कॉन्फ़िगरेशन में वो कहता है आपको ये प्लेन टेक्स्ट में नजर आनी चाहिए, लेकिन जब वो एक्सचेंज होगी तो जाहिर है ना, वो देखे ऊपर लिखा हुआ है AES एनक्रिप्शन। एनक्रिप्ट ये कॉन्फ़िगरेशन में नहीं होती, ये एनक्रिप्ट तब होगी जब ये एक्सचेंज होगी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, तो उस वक्त ये एनक्रिप्टेड फॉर्म में होगी। कॉन्फ़िगरेशन में ये लाइन ना भी लिखता तो ऐसे ही होना था, की जो है वो प्लेन टेक्स्ट में ही नजर आती है। ठीक है जी। उसके बाद ऑल IPsec टनल्स मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड यूजिंग द सेम आइक फेज 1 प्री शेयर्ड की। ये भी अंडरस्टूड सी बात है कि की का सेम होना तो जरूरी था। ठीक है, वो कहता जी ये जो आइक फेज 1 प्री शेयर्ड की है आपने तमाम टनल्स के ऊपर वही की देनी है। तो ये मैंने बताया सवाल ही बड़े अच्छे से पूछ रहा है, किसी को ना भी पता हो तो इसकी पढ़ के बंदे को समझ आ जाती है बात। तो बहरहाल उसने ये कह दिया जी आपको कि ये सारी टनल्स पे पासवर्ड सेम होना चाहिए, तो सेम ही होगा। उसके बाद आगे कहता है यूज 1024 बिट्स फॉर की एक्सचेंज। की एक्सचेंज किसका काम है? डेफी-एल्मन एल्गोरिदम का। अब ये डेफी-एल्मन एल्गोरिदम के अंदर ये जो साइज ऑफ कीज हैं ये डिफरेंट होते हैं। तो उसने हमें बता दिया कि 1024 होना चाहिए, तो हम उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो, यानी हमारी जो कीज अल्टीमेटली बनेंगी जिनको एक्सचेंज कराना है पॉइंट ए से पॉइंट बी, उनका साइज 1024 बिट के अंदर बन रहा होगा। ये हमें नहीं पता लग सकता था, ये उसने खुद ही बता दी है। ठीक है जी। तो बहरहाल 1024 बिट्स जो हैं वो डेफी-एल्मन एल्गोरिदम के अंदर आपको ये इसका साइज रखना है, इतने साइज की जो है वो ये एक्सचेंज करेगा। कन्फिगर अ सिंगल पॉलिसी, ये कौन सी पॉलिसी की बात कर रहा है? आइजा KMP पॉलिसी। आइजा KMP पॉलिसी यूजिंग प्रायोरिटी 10। ये प्रायोरिटी 10 ये क्या चीज है जी? आप राउट मैप बनाते हैं, आप प्रीफिक्स लिस्ट बनाते हैं, उसको एक सीक्वेंस नंबर मिलता है ना, या आप खुद दे देते हैं, अगर ना दें तो वो खुद एलोकेट करता है। वो सीक्वेंस नंबर और लाइंस की प्रायोरिटी होती है। जो लाइन जाहिर है पहले लिखी होती है ऊपर वो पहले पढ़ी जाती है, पहले एग्जीक्यूट होती है, और बाद वाली लाइन उसके बाद में आती है। ठीक है जी। तो ऑर्डर है एक। ठीक है, तो उसी तरह ये आइजा KMP पॉलिसी, यानी आप मल्टीपल आइजा KMP पॉलिसीज भी बना सकते हैं।
तो अगर आप मल्टीपल बनाएंगे तो हर एक की एक डिफरेंट प्रायोरिटी होगी, तो प्रायोरिटी वाइज जिसका प्रायोरिटी नंबर छोटा होगा यानी पहले आ रहा होगा वो पहले पढ़ी जाएगी, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो हमारे केस में कोई कंपैरिजन थोड़ी होना है, हमने तो उसने कह दिया सिंगल पॉलिसी बनानी है और उसका जो नंबर है वो आप 10 रख दें। वो ना कहता तो हम कुछ भी रख सकते थे, लेकिन अब उसने कह दिया तो हमें अब 10 रखना पड़ेगा, ठीक है, तो हम 10 रख देंगे। ये सारे पैरामीटर्स अगर आप देखें, इसमें उसने वो बात नहीं की उसकी हैशिंग की, तो नहीं इंप्लीमेंट कराना जरूरी नहीं है कि हैशिंग भी इंप्लीमेंट हो। हैशिंग उसने नहीं बताया कि आपने वो शाह रखना है या MD5 रखना है, तो नहीं इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। वो कंपलसरी नहीं होता, कुछ पैरामीटर जो है वो आपके ऑप्शनल भी हैं, तो उसने नहीं बताया, हम नहीं इंप्लीमेंट करेंगे बस। तो हमने जो है वो क्या करना है, आइजा के एमपी पॉलिसी बनानी है, उसकी प्रायोरिटी 10 रखनी है, एनक्रिप्शन प्रोटोकॉल AES होगा, ऑथेंटिकेशन मेथड प्रीशेड होगा, पासवर्ड उसमें CCI होगा, और जो उसके बाद वो क्या कहता है जी, डेफी हेलमैन एल्गोरिदम के बारे में उसने बता दिया जी, 1024 बिट्स जो है वो एक्सचेंज करनी चाहिए उसको, तो हम ये इम्प्लीमेंट कर देंगे इस बात को। अच्छा आगे भी पढ़ लें, अगला फेज 2 भी पढ़ लें। अब मैंने देखे आपको बताया था कितना अच्छा है, वो आपको बकायदा मैसेज दे रहा है, बता रहा है, समझा रहा है कि 2 IPsec के फेज होते हैं, फेज 1 है, फेज 2 है, ये आ गया जी वापस। तो अब वो फेज 2 को कह रहा है जी एक फेज 2 है और उसके अंदर आपको ये कुछ इंप्लीमेंट करना है। यानी मैंने आपको इस तरह से पढ़ाने की कोशिश की है कि मैंने आपको बता दिया था कि मैंने वो फिल इन दी ब्लैंक्स वाली कहानी आपके सामने रख दी थी कि ये चीजें वो आपसे पूछता जाएगा और वो क्वेश्चन पढ़ के आपके वो फिल इन दी ब्लैंक्स फिल होते जाएंगे। तो अब ये उसी तरह ही है, यानी अब आइक फेज 2 में क्या होना चाहिए, ट्रांसफॉर्म सेट बनना चाहिए। तो उसने ट्रांसफॉर्म सेट का एक नाम आपको बता दिया कि आप ट्रांसफॉर्म सेट एक बनाएंगे जिसका नाम ये होगा CCIE X फॉर्म, यानी ट्रांसफॉर्म के लिए उसने ये नाम दे दिया है। वैसे तो ये नाम कुछ भी हो सकता था, लेकिन हमारे केस में ये कुछ नहीं हो सकता, जो सवाल में दिया है वही बनाना पड़ेगा। तो एक ट्रांसफॉर्म सेट बनाना पड़ेगा। अब ट्रांसफॉर्म सेट के साथ एक इशू ये है कि जब ये बन जाएगा, जिस तरह एक राउट मैप बनता है तो उसको फिर अप्लाई भी तो करते हैं ना, एक ACL बनती है तो उसे अप्लाई भी करते हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्म सेट बनेगा जो कि कम्युनिकेशन को सिक्योर कर रहा है, तो कम्युनिकेशन आपकी किसके थ्रू हो रही है, टनल के थ्रू। तो इस ट्रांसफॉर्म सेट को टनल पे अप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना, लेकिन ट्रांसफॉर्म सेट डायरेक्टली टनल पे अप्लाई नहीं होता, उसका एक तरीका इनडायरेक्टली होता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक DMVPN प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, सॉरी IPsec प्रोफाइल बनाना पड़ता है। आप IPsec प्रोफाइल बनाएंगे, उस प्रोफाइल का भी एक नाम होगा। अब ये है जिसको कहते हैं जी सिंटेक्स, तरीकाकार। अब ये सिस्को iOS का सिंटेक्स है, बल्कि अदरवाइज भी जहां पे ये इंप्लीमेंट होगा इसी तरीके से ही हो रहा होता है बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम में भी। तो आपने एक IPsec प्रोफाइल बनाना है, उसका नाम उसने बता दिया, आपने DMVPN प्रोफाइल रखना है। IPsec प्रोफाइल में ये ट्रांसफॉर्म सेट कॉल होगा और इंटरफेस पे बेसिकली ये IPsec प्रोफाइल जो है ये कॉल होता है जाके, यानी इंटरफेस पे अप्लाई क्या चीज होगी, IPsec प्रोफाइल। और IPsec प्रोफाइल में क्या होगा, ट्रांसफॉर्म सेट होगा। और ट्रांसफॉर्म सेट में क्या होता है, दो चीजें, कि प्रोटोकॉल ESP रखना है कि AH रखना है, ठीक है जी, यानी एनक्रिप्शन जिसमें होती है वो वाला ज्यादा ओवर हेड वाला, या ऑथेंटिकेशन हेडर वाला जिसमें एनक्रिप्शन नहीं होती सिर्फ ऑथेंटिकेशन होती है, लेस रिसोर्स इंटेंसिव वाला, ठीक है जी। तो अब ये दो सवाल, और दूसरा टनल का मोड क्या रखना है, सॉरी जो ट्रांसफॉर्म सेट का मोड क्या रखना है। तो वो आपको दोनों सवालों के जवाब नीचे वाली लाइन में मिल रहे हैं। कहता है यूज IPsec इन ट्रांसपोर्ट मोड, यानी आपने मोड ट्रांसपोर्ट रखना है। उसके बाद यूज द IPsec प्रोटोकॉल ESP, AH पे नहीं गया, ESP एंड एल्गोरिदम, यानी ESP में क्या चीज ऐड हो जाती है, एनक्रिप्शन। तो वो कहता है जी आपने एनक्रिप्शन मेथड इस्तेमाल करना है AES, और AES 128 बिट वाला। AES में फर्दर अब आगे ऑप्शंस होंगी ज्यादा बिट्स के साथ, जितनी बिट्स ज्यादा हो उतना ज्यादा फिर वो एनक्रिप्शन स्ट्रांग होती है, ठीक है जी। तो उसने बता दिया जी AES विद 128 बिट्स को आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि ESP का प्रोमिनेंट फीचर क्या है, एनक्रिप्शन। और एनक्रिप्शन मेथड्स कौन से होते हैं, AES, DES और ट्रिपल डेस। तो उसने कहा जी AES इंप्लीमेंट करना है 128 बिट वाला। तो मेरा ख्याल है जो मैंने अभी आपके सामने वो नोट्स रखे थे नोटपैड की फाइल में, उसमें ये सवाल पूरा एक फ्रेम है, वो एक फ्रेम था। इस क्वेश्चन ने सारे पैरामीटर्स को वहां पे जाके अब फिल कर दिया,
ठीक है जी। तो अब आप अपने दिमाग में ना अगर रट्टा भी लगाना है तो आपका रट्टा थोड़ा लॉजिकल टाइप रट्टा होगा, ठीक है जी। तो चलें, बहरहाल उम्मीद है आप इसको बहरहाल समझ भी लेंगे, और रट्टा भी लगाना हुआ तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो चलें, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने रखता हूँ और कमांड्स आपको वहीं से समझ आ जाएंगी। फ्लो आपको बताता हूँ, आपने 1 2 3 सबसे पहले क्या करना है। आइक फेज 1 है ना जी, तो सबसे पहले वो इम्प्लीमेंट होगा। तो ये कमांड है जी, क्रिप्टो आइजा KMP पॉलिसी 10। आइक फेज 1 में क्या करना होता है? आइक फेज 1 में आपको आइजा KMP पॉलिसी बनानी होती है। क्रिप्टो इज द कीवर्ड फॉर क्रिप्टोग्राफी, यानी ये इसकी सारी कमांड क्रिप्टो से ही शुरू होती हुई नजर आएंगी। क्रिप्टो आइजा KMP पॉलिसी 10, ये 10 क्यों रखा है? ये कुछ और भी हो सकता था, क्वेश्चन में उसने कह दिया था जी यही रखना है, ठीक है जी। अब क्रिप्टो आइजा KMP पॉलिसी के अंदर क्या क्या कुछ होता है? वैसे तो 4 चीजें होती हैं, लेकिन उसने हमसे वो क्या कहते हैं एक चीज नहीं पूछी हुई, तो हम नहीं इंप्लीमेंट करेंगे। उसने हमसे वो हैशिंग एल्गोरिदम की बात नहीं की, तो वो नल होगा तो नल ही रहेगा। सबसे पहले ये पूरा नहीं लिखा हुआ, इट इज बेसिकली वो एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन क्या रखनी है? AES सवाल में लिखा हुआ था। ऑथेंटिकेशन का तरीकाकार क्या होगा? प्री शेयर्ड सवाल में लिखा हुआ था। उसके बाद ये ग्रुप 2 क्या चीज है जनाब? ये इसी तरह ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, इस तरह आपको डिफरेंट ग्रुप्स नजर आएंगे जब आप ग्रुप के आगे क्वेश्चन मार्क कीजिएगा। अगर आप ग्रुप 2 रखते हैं ना, तो ये बेसिकली डेफी हेलमन एल्गोरिदम इंप्लीमेंट होगा फॉर 1024 बिट्स। यानी ये डेफी हेलमन एल्गोरिदम 1024 बिट की कैपेबिलिटी के साथ अगर आपने इनेबल करना है तो ये उसकी कमांड है ग्रुप 2। ग्रुप 1 करेंगे तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, ग्रुप 2 से आगे जाएंगे तो ये वैल्यू और बढ़ जाएगी, ठीक है जी। तो ये अभी आप ग्रुप लिख के क्वेश्चन मार्क करके देख लेंगे आगे और क्या क्या ऑप्शन नजर आती हैं। बट ग्रुप 2 इज फॉर डेफी हेलमन 1024 बिट्स, यानी ये चीज भी सवाल में लिखी हुई थी, ठीक है जी। तो ये कमांड्स हैं, ठीक है, जो आपको ये आइक फेज 1 के लिए देनी है। अब मसला, आप कहेंगे सर वो कहाँ गया पासवर्ड? आपने इसमें ये तो बता दिया है कि पॉलिसी 10 है, ठीक है जी, एनक्रिप्शन AES है, ऑथेंटिकेशन टाइप प्री शेयर्ड है, डेफी हेलमन एल्गोरिदम 1024 वाला है, लेकिन आपने वो CCI उसने पासवर्ड बताया था, वो आपने कहा। अच्छा, एक पॉइंट ये भी है ना, ये आइजा KMP पॉलिसी जो बनी है फेज 1 वाली, आइक फेज 1 वाली, इसको अप्लाई कहाँ पे किया आपने? इसको अप्लाई भी तो करना है ना। इसको जो अप्लाई करने का तरीका है ना, अप्लाई करते हुए आप वो पासवर्ड लिखते हैं। इसको अप्लाई इस तरह से करते हैं जी, वो कमांड थोड़ी ऊपर लिखी हुई है, ये देखें ये। अच्छा जी, अब अगेन यहाँ पे भी 2 तरह के सिंटेक्स हैं। ये काम 2 तरीकों से हो सकता है, इसका एक ऑल्टरनेट तरीका भी है, लेकिन हम इसी तरीके को फॉलो करेंगे क्योंकि हमारा जो वो DM VPN है ना, वो ओवर VRF बना हुआ है, तो हम इसी मेथड को यूज करेंगे। इसको कहते हैं जी, इसमें आप आएंगे, आप कहेंगे जी क्रिप्टो की रिंग। आप एक की रिंग बनाएंगे, की रिंग का नाम कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, ये नाम कुछ भी रखा जा सकता है। क्रिप्टो की रिंग, की रिंग में क्या होता है? कीज होती है ना, तो वहीं से तो नाम आया है क्रिप्ट की रिंग में कीज होंगी। वो की क्या है? वो की CCI है, लेकिन वो आएगा कैसे बताता हूँ। सबसे पहले आपने कहा जी मैं एक की रिंग बनाने लगा हूँ जिसका नाम ये है। यहाँ पे आप एग्जाम में बेशक अपना नाम लिख लीजिएगा, क्योंकि ये नाम उसने सवाल में तो नहीं बताया हुआ ना, आप अपनी तरफ से रख रहे हैं। और ये की रिंग कहाँ एसोसिएट होगा? VRF लोकल SP में, क्योंकि जो आपके टनल के सोर्स इंटरफेसेस हैं वो तो बेसिकली VRF के अंदर हैं, तो यहाँ VRF लोकल SP आपको VRF मेंशन करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब यानी आपने VRF लोकल SP में जाके क्या बना लिया है? एक की रिंग बना लिया। अच्छा, अब उस की रिंग के अंदर क्या है? की रिंग के अंदर आप कहेंगे मैंने प्री शेयर्ड की बतानी है। अच्छा जी, प्री शेयर्ड की बता दें। वो की क्या है? प्री शेयर्ड की ये है, प्री शेयर्ड की बतानी है, और की क्या है? ये है, ये सवाल में लिखी हुई थी। अच्छा, अब ये क्या चीज है? एड्रेस। ये एड्रेस होता है पीयर का एड्रेस। यहां पे जो चीज लिखी इसको पीयर आइडेंटिफायर भी बोलते हैं। अब यहां पे 2 तरीके होते हैं पीयर आइडेंटिफायर बताने के। पीयर आइडेंटिफायर बताने का एक तरीका ये है, अगर लेट से 2 राउटर होते, यहाँ पे A होता, यहाँ B होता, मल्टीपल में भी हो सकता है इस तरह से, तो ये आपने एक दरमियान में सिक्योर चैनल बताया हुआ है। एक IP यहाँ का होता है जी, एक IP यहाँ का होगा, ठीक है। तो A पे बैठ के पीयर का जो ये वाला IP है वो दिया जाएगा, B पे बैठ के पीयर का जो ये वाला IP है वो दिया जाएगा,
तो आमने सामने एक दूसरे के आईपी बताने हैं, ए पे आप बी का आईपी लिखेंगे और बी पे आप ए का आईपी लिखेंगे। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, हमने यहाँ पे, अच्छा हमें तो क्वेश्चन में उसने कुछ नहीं ना कहा कि आपने क्या रखना है, कौन सा मेथड या कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करें, इस लिहाज से तो कोई बात नहीं की हुई थी। तो हमने क्या किया, ये जो 0.0.0 होता है ना, इसका मतलब होता है एनी, एनी, ठीक है जी। तो एनी के केस में फिर ये होगा, एनी में ये होता है कि यानी आपका आईपी कोई भी हो सकता है, और बट एनी में ये होगा कि अगर इधर से, यानी जो आपका वो यहाँ से कोई सा भी आपका वो टनल के लिए निगोशिएशन का कोई मैसेज आता है, तो उसका एक सोर्स आईपी तो होगा ना, वो किसी सोर्स की तरफ से आ रहा होगा, और वो सोर्स आईपी अब क्या हो सकता है, एनी। और सोर्स आईपी वाली फील्ड में बेसिकली लिखा क्या होगा, 0.0.0। इधर का 0.0.0.0 इधर के 0.0.0 से मैच करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक्चुअल आईपी एड्रेस लिखते तो वो तो मैच हो ही जाने थे। अब आपने क्या कहा, मैं एक्चुअल आईपी नहीं लिख रहा, मैं यहां पे लिख रहा हूं एनी 0.0.0, तो आमने सामने दोनों तरफ ये 0.0.0 ही होना चाहिए। यानी आपको अब इसमें वो हिसाब नहीं रखना पड़ेगा कि मेरा इधर का आईपी कौन सा है और उधर का आईपी कौन सा है, जरा कॉन्फ़िगरेशन आसान हो जाती है। और सबसे ज्यादा मैं आसानी बताता हूं मैंने ये क्यों किया। आप सिर्फ एक दफा ये कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और अपने तीनों राउटर्स के ऊपर कॉपी पेस्ट कर देंगे। अगर मैं इनके एक्चुअल आईपी एड्रेसेस के चक्कर में पड़ जाता तो मुझे हर राउटर के लिए अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ती, तो मैंने उसको सिंपल बना दिया। मैंने आईपी की जगह मैंने एनी डाल दिया, यानी जब की मैच होती है ना तो उसमें पासवर्ड भी मैच होता है। यानी मैंने ए को बी का आईपी अगर बताया हुआ है कि तुम्हारा पीयर ये है, बी की तरफ से जब मैसेज आएगा तो उसमें सोर्स आईपी लिखा होगा ना, तो सोर्स आईपी मैच करना चाहिए जो ए को बताया गया है कि तुम्हारे पीयर का ये आईपी है। तो उन मैसेजेस का, निगोशिएशन मैसेजेस का जो आईपी होगा, सोर्स आईपी, दैट शुड मैच। लेकिन मैंने उनकी जगह क्या कर दिया, 0.0.0 डाल दिया, तो अब दोनों तरफ क्या मैच होगा, 0.0.0 मैच होगा। यानी आप ये नहीं कर सकते कहीं 0.0.0 लिख दें और कहीं आईपी लिख दें, नहीं। एक काम होगा, या आप एक्चुअल आईपीज लिखेंगे या फिर आप जो है वो 0.0.0 लिख देंगे। तो हमने जरा कॉन्फ़िगरेशन आसान बनाने के लिए, आसान इस लिहाज से एक पे लिखूंगा, बाकियों पे कॉन्फ़िगरेशन कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो ये जाके मैंने अप्लाई कर दी है, प्री शेयर्ड की एड्रेस 0.0.0 और आगे ये की मैंने यहाँ पे CCI डाल दी है। तो ये मैंने अप्लाई कर दी है, फेज 1 ये मुकम्मल हो गया। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने जाके वो आइजा KMP पॉलिसी बनाई, उसके पैरामीटर्स डिफाइन किए, और उसके बाद जो की थी उसको जाके मैंने अप्लाई करवा दिया ऊपर की रिंग के अंदर। किस एड्रेस के लिए, एनी के लिए 0.0.0.0। और ये जाहिर है कॉल तो अल्टीमेटली आपके वो टनल पे इंप्लीमेंट होना है ना इसने जाके, ठीक है। तो ये टनल के लिए होगा, आपके बाकी तमाम और आपने ऊपर बल्कि ये बता दिया कि VRF, ठीक है जी। और उसके बाद 0.0.0 करके आपने इसको थोड़ा सा जेनेरिक कर लिया, जिसकी वजह से कॉन्फ़िगरेशन ईजी हो जाएगी। ये तो फेज 1 की कॉन्फ़िगरेशन है। फेज 2 के लिए आपने क्या किया है, फेज 2 के लिए आपने कहा जी क्रिप्टो IPsec, क्रिप्टो IPsec, ट्रांसफॉर्म सेट, ये दोनों तो कीवर्ड्स है ना, क्रिप्टो कीवर्ड है, IPsec इज कीवर्ड, ट्रांसफॉर्म सेट इज कीवर्ड, और ये उस ट्रांसफॉर्म सेट का नाम है जो मैंने अपनी मर्जी से नहीं दिया, सवाल में लिखा हुआ था। उसके बाद जनाब ये आगे मैंने क्या लिखा है, ESP AES, उसने कहा था ESP यूज करो, AH यूज ना करो, ESP करो, और AES जो है वो तुम्हारा एनक्रिप्शन मेथड होना चाहिए। लेकिन आगे लिखा हुआ था 128, आप चाहें तो आगे 128 टाइप भी कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट ये 128 ही होता है, इसलिए यहां नजर नहीं आ रहा आपको। अगर आप खाली ESP-AES लिख देंगे तो AES 128 वाला ही इनेबल होगा, और आप टाइप करना चाहें तो अपनी तरफ से टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद मोड क्या रखना है, दो बातें होती हैं ना ट्रांसफॉर्म सेट की, ESP या AH, वो आपने बता दिया। मोड ट्रांसपोर्ट या टनल, तो ट्रांसपोर्ट था वो बता दिया। फिर मैंने आपको कहा था ये जो आपने ट्रांसफॉर्म सेट बनाया है इसको आप इंटरफेस पे डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, पहले आपको इसको IPsec प्रोफाइल में बनाना पड़ेगा। मैंने क्रिप्टो IPsec प्रोफाइल बनाया और उस प्रोफाइल में जाके मैंने सेट कर दिया ट्रांसफॉर्म सेट, कौन से वाला, जो ऊपर बनाया था, यानी ये बना IPsec प्रोफाइल, और उस IPsec प्रोफाइल में इस ट्रांसफॉर्म सेट को कॉल कर दिया। अब ये जो IPsec प्रोफाइल है ना, ये जाके अप्लाई हो जाएगा किस पे, टनल इंटरफेस पे। तो अब आप नीचे जाके देखिएगा तो ये टनल इंटरफेस के ऊपर अप्लाई हुआ हुआ आपको नजर आ रहा होगा। ये जी टनल 0 पे जाना है आपने, और उसके बाद जाके ये कमांड है टनल प्रोटेक्शन IPsec प्रोफाइल DMVPN प्रोफाइल,
तो उस पे जाके आप ये इस कमांड से इनेबल कर देंगे तो आपका फेज 1 फेज 2 जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। काफी हद तक आपको समझ आ भी गई होगी, कोई एम्बिग्विटी रह भी गई है तो उसका फिर यही तरीका है कि आप जब इसको खुद से एक दफा वीडियो दोबारा देखेंगे, इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ जी, मैं इसको ये कमांडें जो है वो अब नीचे टाइप भी कर देते हैं और उसके लिए मैं सिक्योर CRT ओपन करता हूँ। ये जी ऊपर सिक्योर CRT आ गया, नीचे रेफरेंस के लिए हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन भी मौजूद है। अगेन स्ट्रांगली रिकमेंडेड, फिर टनल को छेड़ने लगे हैं ना आप, ठीक है जी, तो बेहतर ये है कि आप पहले टनल को शट कर लें। इंटरफेस टनल 0 शट, R18 पे आए, इंटरफेस टनल 0 शट, R19 पे आए, इंटरफेस टनल 0 शट डाउन। ओके, अब R17 से शुरू कर लें बेशक। सबसे पहले टनल से तो बाहर आ जाए ना, आप ग्लोबल मोड में। सबसे पहले आपने कहना जी क्रिप्टो आइजा KMP पॉलिसी डिफाइन करनी है, क्वेश्चन मार्क करें। ये आपके पास रेंज है 1 से लेकर 10,000 तक, आपको कहा हुआ आपने 10 रखना है, हम प्रायोरिटी 10 रख देंगे। अच्छा जी, अब देखें मैं आइजा KMP कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला गया हूं। अब यहां पे जाके आप एनक्रिप्शन क्वेश्चन मार्क करें तो वही नजर आ रही है ना, DES है, AES है, ट्रिपल DES है, ठीक है। तो इनमें अब आपको क्या करना है, आपको AES क्वेश्चन में लिखा हुआ था इसलिए मैं AES इंप्लीमेंट कर देता हूं, एंटर। अच्छा जी, उसके बाद ऑथेंटिकेशन क्वेश्चन मार्क करें तो ये आपके पास ऑप्शन है, प्री शेयर्ड है और RSA के साथ दो ऑप्शंस आपको नजर आ रही हैं। ये RSA का मतलब ये होता है, ठीक है, ये गालिबन 3 लोगों का नाम है, ठीक है जी, जिनकी बेस के ऊपर ये एल्गोरिदम बना हुआ है। तो बहरहाल उनसे हमें कोई गर्ज नहीं है, जहां है खुश रहें, ठीक है। ओके, तो हमने करना है जी प्री शेयर्ड, ठीक है, आइजा ऑथेंटिकेशन प्री शेयर्ड होगी। अच्छा जी, ग्रुप हमने देखना था, ग्रुप के आगे क्वेश्चन मार्क करें तो आपको अगर भूल भी गया हो तो आपको यहाँ से बड़ी आसानी के साथ वो एग्जाम वाले दिन भी पता लग जाएगा कि 1024 वाला जो है उसके लिए आपको ग्रुप की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी, और बाकी वैल्यूज अगर कोई और वैल्यू आ गई एग्जाम वाले दिन, लेट से 2048 आती है, तो आपको उस दिन ये 24 रखना होगा, ठीक है। तो लेट से हम तो फिर आप ग्रुप 2 ही रखेंगे। भाई यही पैरामीटर्स हमसे कहे गए थे, तो ये आइजा KMP पॉलिसी बन गई हमारी, इधर से बाहर निकले हैं अब इसको अप्लाई करना है आपने इस पॉलिसी को। तो अप्लाई करने का क्या तरीका कार है जी, आप कहेंगे जी क्रिप्टो कीरिंग, और उसके बाद अगेन ये इसका और भी एक मेथड होता है आप यानी अप्लाई करने का, ये मैं आपको दोबारा बोल देता हूं, आइजा KMP पॉलिसी को अप्लाई करने का एक मेथड और भी है। आप अगर देखना चाहें तो गूगल कर लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा, बट हम अपने एग्जाम तक की रहते हैं। की रिंग कुछ भी नाम रख दें, मैंने जो अपने उसमें सोल्यूशन में लिखा हुआ है वही रख लेते हैं जी, KR यानी की रिंग, DMVPN के लिए बना रहे हैं, और ये VRF लोकल SP, ठीक है जी, उसके साथ एसोसिएट करना होगा। अब देखें मैं की रिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चला गया हूं, यहां पे जाके कहूंगा जी प्री शेयर्ड की एड्रेस 0.0.0.0 और उसके बाद की CCI, यहां अपनी मर्जी नहीं करनी, CCI लिखा हुआ था क्वेश्चन में तो वही रखना है। ये मैंने इसको अब अप्लाई कर दिया जी। उसके बाद ये फेज 1 कंप्लीट हो गया आपका, आइजा KMP पॉलिसी बन गई और उसको आपने जाके अप्लाई कर दिया। उसके बाद अब आप यहाँ से बाहर निकले और अब आपने बनाना है ट्रांसफॉर्म सेट, उसकी कमांड है जी क्रिप्टो IPsec ट्रांसफॉर्म सेट। यहाँ पे अपनी मर्जी नहीं करनी, सवाल में जो नाम लिखा हुआ है वही आपको एग्जैक्टली रखना है, और उसके बाद ESP क्वेश्चन मार्क करें। अब ये डिफरेंट मेथड्स हैं यहाँ पे, इनमें से आपको क्वेश्चन में कहा हुआ था कि आपने जो यूज करना है वो AES करना है, ये वाला, ठीक है। तो ESP AES क्वेश्चन मार्क करें इसके आगे, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आपको अगर वो 128 वाली ऑप्शन नजर नहीं आ रही, ठीक है जी, आ रही है तो आप वो ये देखें ना, लिखा हुआ शुरू में 128, ये ना भी लिखें तो 128 ही होगा, लेकिन आप चलें लिख दें ये 128, ये लें। आप यही कीजिएगा एग्जाम वाले दिन, ऐसे ही लिखिएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कहा हुआ है आपका लिखना बनता है। आप इसी तरह से ESP AES 128 लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद अब आप यहां से ये आपका ट्रांसफॉर्म सेट
बना और उसका पहला पैरामीटर डिफाइन हो गया। अब दूसरा मोड, दो होने चाहिए, ट्रांसपोर्ट और टनल। अच्छा कितना अच्छा है यहाँ पे उसने बताया भी हुआ है कि ट्रांसपोर्ट में जो पे लोड है यानी डेटा वो एनकैप्सुलेट होता है, और जो डेटाग्राम यानी डेटाग्राम है तो बाकी चीजें भी आप, और आपको पता है बाकी चीज कौन सी है, वो इनर आई, आपका जो आईपी हेडर है वो उसके अंदर शामिल होता है, वो भी एनकैप्सुलेट हो जाता है यानी इनर आईपी आपका। ठीक है जी। तो मोड हमने तो रखना है ट्रांसपोर्ट जो हमें कहा गया, रख लिया, ले जी बन गया ट्रांसफॉर्म सेट। अब ट्रांसफॉर्म सेट डायरेक्ट इंटरफेस पे अप्लाई नहीं होता, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इससे बाहर निकलना है। अब फिर आपको बनाना है क्रिप्टो। क्रिप्टो के आगे आप लिखेंगे जी आपकी प्रोफाइल। ठीक है जी। और उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ से देख लेते हैं, क्रिप्टो आईपी सेक प्रोफाइल, एंड प्रोफाइल नेम इज DM VPN प्रोफाइल। एग्जाम में ये नाम ध्यान से लिखिएगा। नहीं जी, मैं अब चला गया IPsec प्रोफाइल मोड के अंदर, और यहाँ पे आपने कॉल कर लेना है, सेट कर देना है इस पे ट्रांसफॉर्म सेट जो ऊपर आपने बनाया था। यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना बेहतर रहेगा आपके लिए, लेकिन चले यहाँ मैंने इसको लिख दिया, सेट ट्रांसफॉर्म सेट CCI X फॉर्म। और ये अब जनाब आपका वो IPsec प्रोफाइल भी बन गया। अब ये वाला जो प्रोफाइल है ना, ये आपके इंटरफेस पे कॉल हो सकता है, तो मैं यही करूंगा इंटरफेस टनल 0, और वहां पे जाके होता है जी टनल प्रोटेक्शन क्वेश्चन मार्क करें IPsec प्रोफाइल, और प्रोफाइल का नाम ऊपर से कॉपी कर लेते हैं, ये है बस। अच्छा अभी इसको ना वो ना करें, शट नो शट अभी ना करें, यहीं पे मैं कहता हूं जी डू शो हिस्ट्री। हिस्ट्री से ओके अब ये एक मसला है, आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये जो iOS हम यूज़ कर रहे हैं इसमें हिस्ट्री दिखाता नहीं है इस तरीके से यहाँ पे, तो नो प्रॉब्लम, आप इसका एक और हल भी है, आप शो रनिंग करें, शो रन सेक्शन क्रिप्टो, और ये क्रिप्टो से आपकी सारी की सारी कमांडें जो है वो सामने आ जाएंगी। ठीक है। अच्छा ये आपने जो 0.0.0 एक दफ़ा लिखा था ना, ये बेसिकली इसको खुद से एडजस्ट कर लेता है, यानी इसके साथ इसने इसका वाइल्ड कार्ड मास लिखा हुआ है, तो वो एनी तभी बनता है। ठीक है, देख लेते हैं इनमें कोई चीज़ मिस तो नहीं है। ये देखें, सबसे पहले ये पॉलिसी है, इनक्रिप्शन है, ग्रुप 2 है, और उसके बाद ये ट्रांसफॉर्म सेट भी बना हुआ है, और ट्रांसपोर्ट का मोड भी है, और वो जनाब सेट भी हुआ हुआ है। सिर्फ एक चीज़ जो है वो टनल वाली कमांड वो गायब है, तो ये आपके सामने छोटा सा मैजिक था, आपने शो रनिंग और इसके आगे ये फिल्टर लगाना, आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टो रिलेटेड, और वो आपके सामने आ जाएगी। इसमें कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं है सिवाय वो टनल वाली कमांड के। इस सारे को यहीं से उठाएं एज इट इज़, उठा के R18 और 19 पे कॉपी पेस्ट कर दें, उनके पैरामीटर सेम होने चाहिए। डन। वहाँ पे भी इंटरफेस मेरा हाल डाउन ही है, बिल्कुल ठीक है, डाउन ही होना चाहिए उसको भी। इधर भी आए, एंटर। अच्छा अब R17 पे शो रन इंटरफेस टनल 0, ये वाली कमांड उठाएं और ये आप जाके इंटरफेस टनल 0 पे पेस्ट कर दें। इधर भी इंटरफेस टनल 0 पे पेस्ट कर दें। नहीं जी, कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब आप R17 जो कि हब है, यहां से नो शट करना शुरू करें। नो शट, R18 पे आए, नो शट, R19 पे आए, नो शट। अब देखें, बड़ी सिंपल सी चीज है, अगर तो ये टनल अप हो गई है ना DM VPN की, जो कि हो गई है क्योंकि वो EIGRP अप हो गया, EIGRP ओवर द टनल चल रहा है। अगर टनल अप हो गई है, और यहाँ पे देखें आपको मैसेज भी नजर आ रहा है, आइजा KMP इज ऑन। जनाब अगर आपके पैरामीटर्स में कोई गड़बड़ होती, वो मैच ना हुए होते, फेज 1 या फेज 2 फेल हुआ होता, तो आपको यहाँ पे ये टनल अप होती हुई नजर ना आती। टनल का अप हो जाना वेरिफिकेशन है इस चीज की कि आपका आइक फेज 1 आइक फेज 2 प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हो गया है। शो DM VPN की कमांड दे दें। अच्छा वैसे ये कमांड हमें बहुत पहले दे देनी चाहिए थी, महज इत्तेफाक है कि पहले नहीं दे सके। चलें, शो DM VPN एंटर करें
और उसके बाद जनाब अब आप यहाँ पे भी वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके दो डीएम वीपीएन पीयर्स हैं। एक ये R18 है, ये स्पोक है, R19 है, ये स्पोक है। उनके टनल एड्रेसेस जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। स्टेट इज़ अप। अच्छा, अब मैं बताता हूँ ये मैंने आपको आज अब क्यों दिखाया। ये एट्रीब्यूट, ये क्या, इसका क्या मतलब होता है जी? डायनामिक। अगर आप किसी स्पोक पे जाके देखें ना, तो यहाँ पे आप करें शो डीएम वीपीएन, तो यहाँ पे स्टैटिक क्यों नज़र आ रहा है? आपको पता होना चाहिए स्टैटिक क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि R18 के ऊपर जो NHRP की रेजोल्यूशन थी वो हमने स्टैटिकली की हुई है, डायनामिक सिर्फ R17 पे हुई हुई है। हाँ, वो जो आपके जब बाद में रेजोल्यूशन होगी स्पोक टू स्पोक कम्युनिकेशन के बाद, वो डायनामिक होती है। बट ये वाली रेजोल्यूशन जो आपको नजर आ रही है, ये वाली तो हमने स्टैटिकली की थी ना R18 पे, और R17 पे ये दोनों ने खुद अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ, इसलिए वो डायनामिक होने चाहिए। अगर आपका IPsec में प्रॉब्लम आती तो, और अगर प्रॉब्लम IPsec की वजह से है, तो उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका एक ये है। आप ये जो यहाँ पे स्टेट आपको अप नज़र आ रही है ना, यहाँ पे आपको मैसेज ये नज़र आना था, इधर आइक ऊपर भी कहीं लिखा होगा, ठीक है जी। तो अगर आइक इस जगह पे अप की जगह आइक लिखा हुआ अगर आपको नज़र आ रहा है, दैट आइक शोज कि प्रॉब्लम आपके कहीं ना कहीं आइक के किसी ना किसी फेज के अंदर है, यानी आपकी IPsec की कॉन्फ़िगरेशन में कोई इशू है। तो उसमें आप चेक यही कर सकते हैं, जाके अपनी कमांड्स को गो थ्रू करें। कोई ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, कोई ना कोई आपका वो एनक्रिप्शन या ऑथेंटिकेशन मेथड मैच नहीं कर रहा होगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप ख़ास तौर पे वो उसको देखना चाह रहे हैं क्रिप्टो की कमांड्स को, तो उसकी भी एक मैं आपको कमांड दिखा देता हूँ, शो क्रिप्टो आइजा KMP पॉलिसी, और उसके बाद ठीक है आप एंटर करें। तो इसके अंदर जो जो कुछ लिखा हुआ है वो आप उससे अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। ये जनाब इसकी प्रायोरिटी है, ये इसका एनक्रिप्शन मेथड है, हैश एल्गोरिदम हमने नहीं सेट किया था, तो वो बता रहा है जी ये इसका स्टैंडर्ड जो है सिक्योर है, स्टैंडर्ड वो है इस वक्त। मतलब ना ये MD5 में से है ना ये किसी और में से है, हमने तो कन्फिगर ही नहीं किया क्योंकि हमें कहा ही नहीं क्या था। ऑथेंटिकेशन मेथड इज प्री शेयर डेफी एलिमेंट जो है 2 का मतलब बता रहा है जी वो ये है। लाइफ टाइम इसका डिफ़ॉल्ट है, हमें नहीं कहा था इसको सेट करने के लिए, हमने नहीं छेड़ा, ठीक है जी। तो ये आपका जनाब, और AES-128 है, ठीक है। और ये सारे के पैरामीटर्स हैं आपके आई के जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा आप अपने वो उसको वेरीफाई करना चाहें ट्रांसफॉर्म सेट को, वो भी आपको नज़र आ जाएगा। आप उसके लिए भी शो क्रिप्टो करके कमांड्स आगे वेरीफाई करेंगे, ढूंढेंगे, तो इनमें आपको वो भी मिल जाएंगी कमांड्स, ठीक है जी, कि आपका ट्रांसफॉर्म सेट क्या बना हुआ है। तो ज़ाहिर है जो आपने कन्फिगर किया हुआ है वही आपको उसके अंदर नज़र आ रहा होगा। अगर कोई मसला आ जाए तो इससे कई गुना बेहतर है कि आप शो रनिंग क्रिप्टो की कमांड जो भी थोड़ी देर पहले मैंने दी थी उससे देख लें, आपको ज़्यादा जल्दी अपनी गलती का पता लग जाएगा अगर कोई इशू आए तो, ठीक है जी। तो बहरहाल ये आपका 3.4 था। और अब मज़ेदार बात ये है कि अगर तो आपका ये लेट से सॉल्व हो गया है 3.3 3.4, तो मेरी और आपकी ज़िंदगी अब यूं समझे हमेशा के लिए आसान हो गई है। लैब अभी हमने एक लैब किया ना, दूसरी लैब भी इससे इससे बाहर कुछ नहीं होगा, तीसरी लैब भी करेंगे इससे बाहर कुछ नहीं है, ट्रबल शूटिंग करेंगे तो इससे बाहर कुछ नहीं है। सारा का सारा DMVPN यही है विद IPsec टोटल मैक्सिमम, इससे बाहर कुछ नहीं निकलेगा। यानी अब आपको पता है आइंदा हमारा काम फास्ट कैसे हो जाएगा। आइंदा मैंने अब सवाल खोलना है और उसको इम्प्लीमेंट कर देना है बस। आपको पता होगा पहले से मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अब एक्सप्लेन कर चुका हूँ आज। तो अगली लैब्स के अंदर लाइक हम नेक्स्ट कोई लैब करते हैं तो उसमें सवाल पढ़ेंगे, बल्कि मैंने क्या करना है आप सवाल खुद सॉल्व कर सकेंगे। अब तो आप सवाल पढ़ के खुद भी सॉल्व कर सकेंगे, आपको अब कोई इशू नहीं होगा आने वाली लैब्स के अंदर, और ख़ास तौर पे ट्रबल शूटिंग के अंदर भी, ठीक है। यही सब कुछ है। तो ये पहली दफ़ा ज़रा हमने आज इस दफ़ा लगाए हैं इस DMVPN वाले 2 सवालों पे, यूँ समझे 3 लेक्चर्स टोटल लग गए हैं। लेकिन ये है कि ये इन 3 लेक्चर्स का फ़ायदा हमें आगे जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। बाकी लैब्स में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ट्रबल शूटिंग में नहीं करनी पड़ेगी, तो इससे रेलेवेंट जो कुछ भी आया आप उसे ईजीली सॉर्ट आउट कर लेंगे।
तो इसके साथ ही जी आपका सेक्शन 3 भी कंप्लीट हो गया है। अब रह गया सेक्शन 4 और 5, जो कि एक सेशन के अंदर इंशाल्लाह नेक्स्ट एक लेक्चर के अंदर वो दोनों के दोनों सेक्शन हम मुकम्मल कर लेंगे। वो बड़े आसान है, उसमें सीसीएनए लेवल के सवाल हैं बेसिक। लाइक वो सीसीएनए में हम सीखते थे कि जब भी कोई राउटर लॉगिन करे तो उसको एक मैसेज ऑफ द डे एमओटीडी नजर आए। जिस तरह आप टेलनेट है उस तरह एसएसएच भी है, तो वो एसएसएच से रिलेटेड सवाल होगा, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी से रिलेटेड सवाल होगा, एक छोटा सा सवाल नेट से रिलेटेड है। ठीक है जी, तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो कि हम इंशाल्लाह सेक्शन 3 और सेक्शन 5 में करेंगे। बहुत इजी सवाल हैं, इंटरेस्टिंग सवाल हैं, आपको कोई इसमें मसला नहीं होगा। तो अगली एक सिटिंग के अंदर एक लेक्चर जो नेक्स्ट है हमारा इंशाल्लाह, उसमें लैब हमारी ये मुकम्मल हो जाएगी। और फिर उसके बाद आगे उसको आगे किस तरह चलना है वो लैब मुकम्मल करने के बाद फिर आगे मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको कहा था इस लैब को कंप्लीट करने के बाद कोई एक वीकेंड में स्किप करूंगा, ताकि आप उसमें ये एक सिटिंग के अंदर इस पूरी लैब को जो है वो अपनी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो फिर उसके बाद अगली लैब शुरू करेंगे, क्योंकि जब अगली लैब शुरू कर लेंगे फिर आपका ज़्यादा फोकस उस अगली लैब पे होगा। आपको फिर ये वाली लैब के लिए फिर अब काम आपका जो है ना थोड़ा सा आपके एंड पे मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अब आपको मल्टीपल चीज़ों को साथ लेके चलना है। जो आपने सीख लिया उसको याद भी रखना है। ठीक है जी, तो चीज़ें ऐड होती जाएंगी और पुरानी चीज़ों को साथ साथ याद भी रखते जाना है आपने, और प्रैक्टिस भी रखती जानी है उनकी। नहीं जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो में अभी के अभी अपलोड कर दे तो इंशाल्लाह आज साइज़ मुनासिब ही होगा और वीएलसी प्लेयर में या किसी भी प्लेयर में चल जानी चाहिए। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।